मैं अपने माता पिता के पुलिस बैच नंबरों को बहाल करने के लिए सबसे छिप रहा हूं, लेकिन मेरी बहन और प्रेमिका, जिन्होंने हमेशा मुझसे प्यार करने की कसम खाई थी, वे अभी भी इस बारे में नहीं जानती। वे अभी भी मेरे उस बेचारे कॉलेज छात्र से 100 बार माफी मांगने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने सब कुछ पूरी तरह से कैलकुलेट कर लिया है और उस दिन मुझसे सच कबूल करने की योजना बना रही है, जिस दिन मैं माफी मांगूंगा कि दरअसल हर बार जब उन्होंने पक्षपात किया तो वह सिर्फ उस बेचारे छात्र का एहसान चुकाने के लिए था जिसने उनकी जान बचाई थी। मेरा मिशन स्वीकार करने के ठीक 1 महीने बाद वे दोनों खुशी खुशी रात का खाना बनाकर मेरे घर आने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि अब उन्हें किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है और हम पहले की तरह खुशी खुशी रह सकते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें शहीद कब्रिस्तान में मेरी मौत की खबर मिलेगी। धूप में हर कब्र का पत्थर गंभीर और श्रद्धापूर्ण खड़ा है। मैं अपने हाथों में मौजूद गुलदस्ता नीचे रखता हूं और अपने माता पिता की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को देखता हूं। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। शहर की पुलिस सुरक्षा इकाई के कैप्टन टेलर अपने सहयोगियों की ओर देखते हैं। उनके चेहरे के भाव अब हमेशा की तरह दयालु नहीं, बल्कि ठंडे और गंभीर हैं। रयान, क्या तुम पूरी तरह आश्वस्त हो कि तुम अपने माता पिता के बैच नंबर बहाल करना चाहते हो? तुम्हारे माता पिता नायक थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। वे बिना किसी पछतावे के मरे, लेकिन माता पिता के रूप में वे निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि तुम इसी रास्ते पर चलो। और तो और, अगर तुम्हारी बहन और प्रेमिका को पता चला तो वे निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगी। कैप्टन टेलर, मैं किसी से भी बेहतर समझता हूं कि परिवार से पहले देश आता है। आप जानते हैं, मैंने हमेशा अपने माता पिता को अपना आदर्श माना है। मैं अपने राष्ट्र और समाज के लिए अपनी ताकत का योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। आपने मेरी पुलिस अकादमी की अर्जी की समीक्षा करने में मदद की थी। आपको मुझे सबसे अच्छी तरह समझना चाहिए। ये शब्द कहते समय मेरी आवाज दृढ़ है और मेरा चेहरा अटूट संकल्प से भरा है। कुछ पल के चिंतन के बाद कैप्टन टेलर आह भरते हैं। चूंकि तुम ठान चुके हो तो मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। अंडरकवर अधिकारियों को गुमनाम रहना होगा। तुम्हारी वर्तमान पहचान का अब उपयोग नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी इस पहचान को दुनिया से पूरी तरह गायब करने के लिए जल्द ही एक फर्जी मौत की व्यवस्था करूंगा। खुद को तैयार करो, बस मेरी सूचना का इंतजार करो। मेरी इच्छा पूरी हुई। मेरे दिल पर रखा पत्थर आखिरकार हट गया। मैं इस सम्मानित वरिष्ठ को झुककर प्रणाम करता हूं और फिर धीरे धीरे वहां से निकल जाता हूं। घर लौटने पर आमतौर पर शांत रहने वाले लिविंग रूम में आज माहौल काफी भारी है। मेरी बहन एम्मा मॉर्गन और मेरी प्रेमिका सोफी लेन सोफे पर बैठी हैं। उनके चेहरे के भाव बहुत उदास हैं। उनके बगल में टाइलर नैश, जिसके बाल चिड़िया के घोंसले की तरह छोटे कटे हुए हैं, फुसफुसाते हुए शिकायत कर रहा है। सुश्री मॉर्गन, सुश्री लेन, कृपया रयान को दोष न दें। मुझे पता है कि उसका इरादा मेरे बाल इस तरह काटने का नहीं था। उसे गुस्सा दिलाने के लिए यह सब मेरी गलती है, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। उसका पीड़ित और गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा देखकर मेरी बहन को और भी गुस्सा आ जाता है। उसकी आवाज गुस्से से भरी है। तुम्हें उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है। सोफी और मैं उसके बिगड़े हुए अमीरजादे वाले स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। चिंता मत करो, आज हम तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। एम्मा मॉर्गन भी अपना रुख साफ करती है और फिर मेरी ओर ठंडी सख्त नजरों से देखती है। रयान मॉर्गन, देखो तुमने क्या किया है। अभी टाइलर से माफी मांगो। टाइलर नैश के चेहरे पर झलकती घमंडी मुस्कान को देखकर मैं काले चेहरे के साथ चुप रहता हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों से टाइलर नैश को नहीं देखा है। मैं अचानक उसके बाल कैसे काट सकता था? यह स्पष्ट रूप से टाइलर नैश के खुद निर्देशित किए गए झूठे आरोपों में से एक है, लेकिन मैं सफाई नहीं देता क्योंकि मुझे पता है कि चाहे मुझ पर कितना भी गलत आरोप लगाया जाए, जब तक टाइलर नैश बोल रहा है मेरी बहन और प्रेमिका उसी पर विश्वास करेंगी। निश्चित रूप से मेरे उदासीन भाव को देखकर एम्मा मॉर्गन को और भी गुस्सा आता है। मैं देख रही हूं कि तुम पूरी तरह से कानून विहीन हो गए हो। सोफी, किसी से कहो कि इसे पकड़ ले। मैं अविश्वास से उन्हें देखता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाऊं, सोफी लेन ने पहले ही लोगों को मुझे कसकर पकड़ने का आदेश दे दिया है, जिससे मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। जबकि एम्मा मॉर्गन कैंची उठाती है और बिना किसी दया के मेरे बाल काट देती है। अपने बालों को जमीन पर गिरते देखकर मुझे अपने दिल में एक अचानक तेज दर्द महसूस होता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, एम्मा मॉर्गन अनाड़ीपन से मेरे बालों में कंघी करती थी और कहती थी कि वह मेरी बहन है और भविष्य में निश्चित रूप से मेरा बहुत ख्याल रखेगी। ड्यूटी के दौरान
हमारे माता पिता के बलिदान के बाद मॉर्गन परिवार में हम 2 ही भाई बहन बचे थे। मेरी बहन एम्मा मॉर्गन ने अकेले ही शून्य से सब कुछ खड़ा किया, मुझे पाला, पूरे दिल से प्यार किया। जब मैं 15 साल का था तो उसने मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोफी लेन से मिलवाया। सोफी लेन को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। जब मैं बालिग हुआ तो उसने बेसब्री से अपनी भावनाएं कबूल की और मेरी आधिकारिक प्रेमिका बन गई। तब से मेरे पास 2 ऐसी महिलाएं थीं जो मुझे बिना शर्त प्यार करती थीं। उन्होंने एक चीज को छोड़कर हर चीज में मुझे छूट दी। उन्हें डर था कि मैं अपने माता पिता जैसा हश्र न दोहराऊं। उन्होंने मुझे पुलिस अकादमी में आवेदन नहीं करने दिया, लेकिन मैंने फिर भी उनसे छिपकर आवेदन किया। 4 साल की पढ़ाई को गुप्त रखा, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन अपने माता पिता के बैच नंबर बहाल कर सकूं। अब जब मैं स्नातक हो गया हूं तो मैं हिचकिचाता हूं, यह नहीं समझ पाता कि उन्हें भर्ती होने के बारे में कैसे बताऊं। जब तक कि टाइलर नैश सामने नहीं आया, मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे उन्हें अलविदा कहने की जरूरत नहीं है। टाइलर नैश मॉर्गन कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित एक गरीब छात्र है। कॉरपोरेशन हर साल लाखों गरीब छात्रों को प्रायोजित करता है, लेकिन टाइलर नैश अकेला है जो आभार व्यक्त करने हमारे घर आया। इतना ही नहीं, उसने मॉर्गन कॉरपोरेशन में काम करने का रास्ता भी खोज लिया और एम्मा मॉर्गन तथा सोफी लेन के करीब आता गया। जब मैं पहली बार टाइलर नैश से मिला, तभी से मैं उसे नापसंद करता था। मुझे लगता था कि वह बहुत शातिर है। टाइलर नैश के बाद के व्यवहार ने इसे और भी सच साबित कर दिया। वह न केवल बेचारा बनने का नाटक करना पसंद करता है, बल्कि अनगिनत बार उसने मुझ पर उसे चोट पहुंचाने का झूठा आरोप लगाया है। यहां तक कि पिछले साल के बड़े भूकंप के दौरान भी उसने मेरे किए गए कामों का श्रेय खुद ले लिया। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों को लगता है कि टाइलर नैश ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। यही वजह है कि वे तब से उसकी देखभाल कर रही हैं। लेकिन उस समय उन्हें बचाने के लिए मेरे पैर चट्टानों और मलबे से छलनी हो गए थे। मेरी उंगलियां गिरते पत्थरों से टूट गई थीं। वह मैं था। बस इतना हुआ कि उन्हें बचाने के बाद मैं थकान से गिर गया और अंततः टाइलर नैश ने सारा श्रेय ले लिया। बार बार गलत आरोप लगने के कारण मैं बहुत पहले ही पत्थर दिल हो गया था। इसलिए मैंने उन्हें माता पिता के बैच नंबर बहाल करने के बारे में भी नहीं बताने का फैसला किया। फिर भी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे टाइलर नैश के मामूली आरोपों के कारण बेरहमी से मेरे बाल इस तरह काट देंगी। बाल जमीन पर गिरते हैं। सोफी लेन मुझे छोड़ देती है। एम्मा मॉर्गन भी कैंची फेंक देती है। फिर दोनों टाइलर नैश को दिलासा देने और उसे रात के खाने पर ले जाने लगती हैं। शुरू से अंत तक उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उनके पीछे मुड़कर जाती हुई पीठ को देखते हुए मैं बालों के टुकड़ों के बीच गिर पड़ता हूं और दर्द में हंसने लगता हूं। अगली सुबह जागते ही मैंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन को बाहर इंतजार करते पाया, जो मुझे देखकर त्योरियां चढ़ा रही थीं। रयान, अब ये बिगड़े हुए बच्चों वाले नखरे करना बंद करो। टाइलर हमारे मॉर्गन परिवार का रक्षक है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह हमेशा तुम ही रहोगे। उसके साथ अच्छा होना सिर्फ उसकी दयालुता का बदला चुकाना है। यूं ही बेवजह ईर्ष्या मत करो। मैंने पिछले 1 साल में ये शब्द इतनी बार सुने हैं कि अब मुझे इनसे नफरत हो गई है। मैंने अपने होंठ हिलाते हुए एक नंबर कहा, 95। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखते हुए एक साथ पूछा, 95 क्या? मैंने शांति से उनकी ओर देखा। मेरी आवाज अभी भी ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी। एम्मा मॉर्गन, सोफी लेन, यह वो 95वीं बार है जब आपने टाइलर नैश की खातिर मुझे चोट पहुंचाई है। 100वीं बार तक वह व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती है पूरी तरह से मर चुका होगा। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के चेहरे पीले पड़ गए। रियान, ऐसी अशुभ बातें मत करो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी आवाज पूरी तरह ईमानदार थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एम्मा मॉर्गन को अभी भी लग रहा था कि मैं नखरे कर रहा हूं। उसने थोड़ा झेंपते हुए कहा, सोफी और मेरी सुरक्षा में तुम इतने सुरक्षित हो, तुम्हें कौन छूने की हिम्मत करेगा? क्या हो सकता है? कल तुम कहां गए थे? तुम घर इतनी देर से क्यों आए? सोफी लेन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने एक और सवाल जोड़ दिया। मैं बोलने ही वाला था कि फोन बज उठा और मेरी बात कट गई। यह देखते हुए कि टाइलर नैश का कॉल है, एम्मा मॉर्गन ने जल्दी से जवाब दिया। बहुत जल्द उसकी व्यथित आवाज सुनाई दी, सुश्री मॉर्गन। मैंने रयान को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह अभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मैं केवल जा सकता हूं। मेरा इस्तीफा आपके डेस्क पर है। मैं आज अपने गृहनगर वापस जा रहा हूं। अलविदा।
यह सुनकर दोनों महिलाएं चैन से नहीं रह सकीं। वे कंपनी की ओर भागीं। दरवाजे से उनकी जल्दबाजी में ओझल होती। पीठ को देखते हुए मैंने अपना मजाक उड़ाया। चुपचाप अपने कमरे में लौटकर मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया और फिर एक एक करके सब कुछ कूड़ेदान में फेंक दिया। एम्मा मॉर्गन द्वारा मेरे लिए खरीदे गए उपहार, सोफी लेन द्वारा खरीदी गई जोड़ों, कपल की चीजें, हम तीनों की साथ वाली तस्वीरें, मैंने कुछ नहीं रखा। पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद शाम तक सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन टाइलर नैश को वापस ले आईं। मुझे देखते ही दोनों ने ठंडे चेहरों के साथ डांटना शुरू कर दिया। रयान, तुमने टाइलर के घर पर पेंट क्यों फेंकवाया? उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। अगर सोफी और मैंने उसे वापस आने के लिए बड़ी मुश्किल से नहीं मनाया होता तो वह वाकई अपने गृहनगर चला गया होता। तुम मुसीबत पैदा करना कब बंद करोगे? तुम पहले कितने आज्ञाकारी और समझदार थे। तुम पिछले कुछ सालों में इतने द्वेषपूर्ण क्यों हो गए हो? क्या मैं बदल गया हूं? क्या यह वे नहीं है? उनके क्रोधित चेहरे देखकर मेरी आंखों में गहरी थकान भर गई। मैं अब और बेकार की सफाई नहीं देना चाहता। मेरी चुप्पी उन दोनों महिलाओं की नजरों में मेरी स्वीकारोक्ति थी। एम्मा मॉर्गन ने ठंडेपन से कहा, तुम्हारी वजह से टाइलर का घर अब रहने लायक नहीं रहा। वह कुछ समय के लिए हमारे यहां ठहरेगा। तुमने यह मुसीबत खड़ी की है। तुम्हारा कमरा सबसे अच्छा है सज्जा के तौर पर। तुम अपना कमरा टाइलर को दे दो। मैंने उसकी ओर एक नजर डाली। बहस नहीं करना चाहता था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे चाबी मेज पर रख दी। ठीक है, मैं वैसे भी जल्द ही जा रहा हूं। तभी सोफी लेन ने माथे पर बल डालते हुए कहा, टाइलर को पराग, पॉलन से एलर्जी है। अब से घर में कोई ताजा फूल नहीं होंगे। मैंने उसकी ओर भी देखा, फिर बटलर को बुलाकर कहा कि रातों रात पीछे के पूरे गुलाब के बगीचे को उखाड़ दे। क्योंकि मुझे गुलाब पसंद थे, सोफी लेन ने पीछे एक पूरा गुलाब का बगीचा लगवाया था। अब जब मैंने उससे रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया था तो हमारे प्यार के इन सबूतों को उखाड़ना ही था। खैर, इतना सब करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, टाइलर की नींद कच्ची है। वह शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिमी बहुत शोर करती है। अब से तुम उसे बाहर नहीं आने दोगे। मिमी वह बिल्ली है जो उन्होंने सालों पहले मुझे दी थी। मुझे खुश करने के लिए वह लंबे समय से मेरी साथी रही है। बिल्ली को भेज दिया जिसे मैंने 5 साल तक पाला था। मेरा आज्ञाकारी रवैया देखकर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों को लगा कि कुछ तो गलत है। मैंने कुछ नहीं समझाया। अकेले ऊपर जाकर अपने नए खाली कमरे को देखते हुए मुझे एक अवर्णनीय राहत महसूस हुई। चूंकि मैं वैसे भी जल्द ही जा रहा था, इसलिए इन चीजों को साफ करने की जरूरत थी। मैं अपने पीछे अपना कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। देर रात लगातार खटखटाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। नींद खुली तो मैंने दरवाजा खोला और सामने टाइलर नैश को देखा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी कलाई पर लग्जरी लिमिटेड एडिशन घड़ी दिखाई। उसका चेहरा घमंड से भरा था। रयान, सुशेरी मॉर्गन ने मुझे आज सुबह यह दी थी, लेकिन मैं ब्रांड्स को अच्छी तरह नहीं जानता। क्या तुम मुझे यह देखने में मदद कर सकते हो कि यह कौन सी स्टाइल है और इसकी कीमत कितनी है? जाने का इंतजार करते हुए मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, इसलिए दरवाजा खोलते ही उसे पहली नजर में देखते ही मैंने उसे फिर से बंद करने की योजना बनाई। लेकिन उस घड़ी ने मेरी पुतलियों को सिकोड़ दिया। यह आखिरी निशानी थी जो हमारे माता पिता हमारे भाई बहनों के लिए छोड़ गए थे। एक बात यह है कि एम्मा मॉर्गन ने इसे किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों दिया? वह तुम्हें यह घड़ी कैसे दे सकती थी? इसे वापस करो। मेरा भाव अचानक बदल गया। सहज रूप से घड़ी वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे हाथ बढ़ाते देख टाइलर नैश के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। वह भागने के लिए मुड़ा। मैंने उसे वापस बुलाने की कोशिश करते हुए उसका पीछा किया, फिर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरने से पहले मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा। एक तेज धमाके की आवाज हुई जिससे सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन तुरंत सतर्क हो गईं, जो अध्ययन कक्ष में काम पर चर्चा कर रही थीं। दोनों ने टाइलर नैश को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। वह मुश्किल से होश में था। उनके चेहरे पर दहशत छा गई। सोफी लेन सीढ़ियों से नीचे दौड़ी और उसे गले लगा लिया। टाइलर, जागो जागो। एम्मा मॉर्गन ने सीधे मेरा हाथ पकड़ा और जोर से सवाल किया, मुझे पता था कि तुम कल केवल मानने का नाटक कर रहे थे। टाइलर को परेशान करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हो। रयान मॉर्गन, तुमने मुझे वाकई निराश किया है। टाइलर नैश की चोटें गंभीर हैं। देर करने का समय नहीं है। वे दोनों उसे अस्पताल ले जाने के लिए जल्दी में हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे जबरदस्ती साथ घसीटा और मुझसे टाइलर नैश से तुरंत माफी मंगवाई।
टाइलर नैश को अभी सर्जरी के लिए ले जाया गया है। तभी एक नर्स ऑपरेशन रूम से घबराकर बाहर निकली। मरीज का बहुत खून बह चुका है। किसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है? लगभग तुरंत ही एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन ने मेरे हाथ पकड़ ली। मेरा दिल गुस्से से जल उठा। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं रक्तदान नहीं करूंगा। मैं उसे खून क्यों दूं? उसका गिरना खुद का रचा हुआ नाटक था। दोनों मेरे इस व्यवहार से जलते हुए गुस्से में आ गईं। एम्मा मॉर्गन ने घड़ी उतारी और उसे धमकी देते हुए ऊपर उठा लिया। रयान मॉर्गन, अगर तुम नहीं गए तो मैं टाइलर से माफी के तौर पर इस घड़ी को तोड़ दूंगी। अगर तुम नहीं गए और टाइलर को कुछ हो गया तो हम अपनी सगाई तोड़ देंगे। एक स्वार्थी चालबाज के लिए दोनों ने एक सुर में अपनी असंतुष्टि जाहिर की। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरा सीना भारी हो गया। लंबे समय तक सांस नहीं ले पाया। दर्द लगभग विस्फोटक था। मैंने एम्मा मॉर्गन को देखा। गला रुंध गया। तो तुमने सच में उसे हमारे माता पिता की निशानी दे दी? फिर मैंने सोफी लेन की ओर देखा। मेरी आंखों के गड्ढे भयानक रूप से लाल थे। तो तुम्हारे दिल में? हमारे सालों के एहसास एक टाइलर नैश के बराबर भी नहीं है। मेरी बातों से दोनों महिलाएं चुप हो गईं। इससे पहले कि वे बोल पाती, मैंने अचानक एम्मा मॉर्गन के हाथ से घड़ी छीन ली। शब्द दर शब्द कहा, तुम दोनों अच्छी तरह याद रखना, यह 99वीं बार है। अंत में मैंने 600 सीसी खून दान किया। वार्ड से बाहर निकलने से पहले काफी देर तक आराम किया। मेरे पैर जेली की तरह कमजोर हो गए थे। सहारे की जरूरत थी, लेकिन एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन ने फिर भी मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने टाइलर नैश के जागने तक इंतजार करने पर जोर दिया ताकि उन्हें शांति मिल सके। मैं अगली सुबह तक अस्पताल से नहीं निकला। मैं रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। चौराहे पर पहुंचते ही मुझे टाइलर नैश का एक मैसेज मिला। कैसा लगता है जब आप पर गलत आरोप लगाया जाए और सफाई देने का कोई रास्ता ना हो? रयान मॉर्गन, तुम इस जीवन में मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। वे तुम्हारी तरफ नहीं हैं। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है, उसे लेना याद रखना। सरप्राइज? उसकी पुरानी शरारतों और साजिशों को याद करते हुए मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपने हाथ पर सुई के निशान को छुआ और टैक्सी बुलाने ही वाला था कि तभी एक तेज रफ्तार कार सीधे मेरी ओर आई। मैं समय पर बच नहीं पाया। मेरा पूरा शरीर कटी हुई पतंग की तरह कई मीटर दूर जाकर गिरा। पूरे शरीर से दर्द उठ रहा था, जिससे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं टुकड़ों में टूट रहा हूं। मेरी चेतना धुंधली और भ्रमित हो गई। कोमा की स्थिति में मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे ऑपरेशन रूम में ले जा रहा है। मेरे चारों ओर शोरगुल वाली आवाजें थीं। वह नैश लड़का तो कल ही जाग गया था, अब उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वह बार बार कह रहा है कि यहां दर्द है और वहां असहज महसूस हो रहा है। इसकी वजह से सुश्री मॉर्गन और सुश्री लेन ने पूरे अस्पताल पर कब्जा कर रखा है और सभी उपलब्ध सर्जनों को उसकी जांच के लिए भेज दिया है। अब इस मॉर्गन लड़के का अचानक एक्सीडेंट हो गया है। यहां एक भी सर्जन उपलब्ध नहीं है। अब हम क्या करें? जल्दी जाकर पूछो, क्या हम किसी सर्जन को यहां बुला सकते हैं? एन सर्जरी? 10 मिनट बाद कोई दौड़ता हुआ वापस आता है। उसकी आवाज बेबसी से भरी है। वे राजी नहीं हैं। वे कह रहे हैं कि घायल को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे सारा खर्च उठाएंगे। ट्रांसफर? वह इतनी बुरी तरह घायल है, वह ट्रांसफर कैसे सह पाएगा? तो सिर्फ उस नैश नाम के लड़के की जान मायने रखती है। बाकी सबकी जान की कोई कीमत नहीं है। शोर शराबा और बहस मेरे कानों में गूंज रही है। फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ भी साफ नहीं सुन पा रहा हूं। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई है। अचानक मुझे अतीत की याद आती है, जब मुझे सिर्फ हल्का जुकाम और बुखार हुआ था। एम्मा मॉर्गन अंतहीन चिंता करती थी। उसने मेरी जांच के लिए कई डॉक्टरों को बुलाया था। सोफी लेन एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी। वह सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे साथ वही कड़वी दवा खुद भी पी लेती थी। लेकिन वह सब बहुत पुरानी बात थी। अब मैं मौत और जिंदगी की कगार पर हूं और मेरे पास कोई नहीं है, एक डॉक्टर भी नहीं। मेरी पलकें भारी हो रही हैं, जैसे उनमें सीसा भर दिया गया हो। मेरी लड़ने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो रही है। पूरी तरह बेहोश होने से पहले मैं केवल एक अधूरा वाक्य छोड़ता हूं। यह 97वीं बार है जब मैं जागता हूं तो मुझे पछतावे से भरे 2 चेहरे दिखाई देते हैं। एम्मा मॉर्गन मेरी पीठ सहलाने में मदद करती है। उसकी आवाज में माफी का भाव है। रयान, मुझे माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है। सोफी लेन मेरे पीने के लिए गर्म पानी का कप लाती है। उसकी आंखों में दुख जैसे छलकने को है।
जब तुम निकले थे तब तो ठीक थे। तुम्हें टक्कर कैसे लगी? एक्सीडेंट से पहले मिले मैसेज याद है? मैंने बस अपनी आंखें खोली, भारी और फटी हुई आवाज में कहा, टाइलर नैश। यानी ये सब टाइलर नैश की करतूत थी। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के चेहरे के भाव तुरंत जम गए और उदासी में बदल गए। रयान, तुम अब भी टाइलर पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? वह पहाड़ों से आया एक सीधा साधा युवक है। वह ऐसा कुछ कैसे प्लान कर सकता है? सही कहा, टाइलर खुद अस्पताल में भर्ती है। उसके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय कहां से होगा? उनके अटूट विश्वास को देखकर मैं शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। मेरी आवाज थकान से भरी है। मैं थक गया हूं, कृपया चले जाओ, अब और कुछ समझाने को नहीं है। वे मेरी पीली रंगत को देखते हैं और आखिरकार अपनी बात निगल जाते हैं। वे एक के बाद एक वार्ड से बाहर चले जाते हैं। कुछ मिनट बाद मेज पर रखा मेरा फोन बजता है। रयान, यहां सब इंतजाम हो गया है। हम लगभग 1 हफ्ते में निकल जाएंगे। समझ गया, मैं संगठन के आदेशों का पालन करूंगा। किसी भी समय निकलने के लिए तैयार हूं। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, दरवाजा धक्का देकर खोला जाता है। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन संदेह से भरे चेहरों के साथ अंदर आती हैं और मुझे देखती हैं। निकलने के लिए क्या? तुम कहां जा रहे हो? मैं शांति से फोन काट देता हूं। मैं डिस्चार्ज के बारे में पूछ रहा था। तुम वापस क्यों आए? सोफी लेन अपनी कार की चाबियां भूल गई थी। वह और पूछना चाहती है, लेकिन तभी एक नर्स भागती हुई आती है और उन्हें बुलाती है। मिस मॉर्गन, मिस लेन, मिस्टर नैश को अभी उल्टी हुई है। उन्हें बिना रुके वापस जाते हुए देखकर मैं धीरे से हंसता हूं। आने वाले दिनों में वे दोनों महिलाएं शायद ही कभी आती हैं। जब वे कभी कभार आती भी हैं तो बस एक पल के लिए बैठती हैं और जाने का बहाना ढूंढ लेती हैं। मुझे पता है कि वे अभी भी टाइलर नैश की देखभाल कर रही हैं। आखिर हर दिन मुझे हर तरह की तस्वीरें और वीडियो मिलते रहते हैं। वह भेजता है। एम्मा मॉर्गन व्यक्तिगत रूप से उसके लिए चिकन सूप बना रही है। सोफी लेन उसे खिलाने के लिए हर चम्मच को फूंक मारकर ठंडा कर रही है। उसे खुश करने के लिए खरीदे गए लिमिटेड एडिशन खिलाड़ियों के जूते आधे से ज्यादा वार्ड में भरे पड़े हैं। मैं चुपचाप देखता हूं, कभी किसी मैसेज का जवाब नहीं देता। मैं किसी को अलविदा नहीं कहता। अकेले अस्पताल से निकलते हुए जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचता हूं, मेरे पीछे अचानक एक ट्रक रुकता है। 4 नकाबपोश आदमी मुझे डंडे से मारकर बेहोश कर देते हैं। न जाने कितना समय बीतता है। जब मैं आंखें खोलता हूं तो टाइलर नैश को देखता हूं। वह एक पल के लिए स्क्रीन पर कुछ दबाता है और घमंड से भरे चेहरे के साथ मेरी ओर देखता है। अच्छा है, तुम जाग गए। मैंने अभी मिस लेन और मिस मॉर्गन को एक मैसेज भेजा है कि तुम और मेरे सहकर्मी का अपहरण हो गया है। मिस्टर मॉर्गन, अंदाजा लगाओ कि उन्हें सबसे ज्यादा किसकी परवाह है। यह सुनकर मैं टाइलर नैश को घूरता हूं। वास्तव में उससे पूछना चाहता हूं कि वह ये उबाऊ खेल क्यों खेलता रहता है, लेकिन मेरा मुंह बंद है। मैं मम्फ के अलावा कोई आवाज नहीं निकाल सकता। मेरा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं बंधनों से छूटने में भी असमर्थ हूं। कुछ मिनट बाद ढके हुए चेहरों वाले अपहरणकर्ता पीछे की सीट पर आते हैं। वे टाइलर नैश को कार तक लाते हैं और उसे बांध देते हैं। दरवाजा खुलता है। मैं सामने एक तेज बहती नदी और कुछ स्पोर्ट्स कारों को हमारी ओर तेजी से आते देखता हूं। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के बाहर निकलने के बाद टाइलर नैश तुरंत एक दयनीय चेहरा बना लेता है। अपहरणकर्ता भी सही समय पर चाकू निकाल लेते हैं और हम दोनों की गर्दन पर टिका देते हैं। क्या तुम पैसे लाए हो? सोफी लेन ने किसी से जमीन पर 1 दर्जन बक्से फेंकने को कहा। उसका चेहरा गंभीर है। 30 मिलियन जैसा कि तुमने मांगा था, 1 कौड़ी भी कम नहीं। उन्हें छोड़ दो। अपहरणकर्ता एक दूसरे को देखते हैं और ठंडी हंसी हंसते हैं। हमारी शर्त है 30 मिलियन प्रति व्यक्ति। यह पैसा सिर्फ एक व्यक्ति को बचाएगा। तुम चुनो। ठंडी हवा में मैं अपने सामने उन दोनों महिलाओं के चेहरों को बेहद बदसूरत, तनावपूर्ण होते हुए देखता हूं। एम्मा मॉर्गन अपना गुस्सा नहीं रोक पाती, लेकिन उन्हें उकसाने की हिम्मत भी नहीं करती। वह मोल भाव करने के लिए अपने गुस्से को दबाती है। आधा घंटा और रुको, बाकी के 30 मिलियन तुरंत भेज दिए जाएंगे। इंतजार नहीं कर सकते। क्या पता तुम पुलिस को बुला लो। जल्दी से किसी एक को चुनो। दर्जन से ज्यादा बक्से फेंकवाती है। उसका चेहरा उदास है। 30 मिलियन जैसा तुमने मांगा था, 1 पैसा भी कम नहीं। उन्हें जाने दो। अपहरणकर्ता एक दूसरे की ओर देखते हैं और ठंडी हंसी हंसते हैं। हमारी शर्त प्रति व्यक्ति 30 मिलियन है। यह पैसा केवल एक व्यक्ति को बचाता है। तुम चुन लो। ठंडी हवा में मैं अपने सामने देखता हूं। दोनों महिलाओं के चेहरे बेहद बदसूरत, तनावपूर्ण हो जाते हैं। एम्मा मॉर्गन अपना गुस्सा नहीं रोक पाती, लेकिन उन्हें उकसाने की हिम्मत भी नहीं करती। वह बातचीत के लिए केवल अपने गुस्से को दबा सकती है।
आधा घंटा और रुको, बाकी के 30 मिलियन तुरंत भेज दिए जाएंगे। इंतजार नहीं कर सकते? क्या पता तुम पुलिस को बुला लो। जल्दी से पहले एक व्यक्ति को चुन लो, दूसरे को हम मछली खिलाने के लिए नदी में फेंक देंगे। टाइलर नैश और भी दयनीय होकर रोता है, बिना रुके छटपटाता है। अपहरणकर्ता उसके मुंह से पट्टी हटा देता है। मिस लेन, मिस मॉर्गन, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता और मैं मरना नहीं चाहता। गुस्से से उकसाई हुई सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन बातचीत जारी रखती हैं। शर्तें जोड़ने की कोशिश करती हैं। इस उत्कृष्ट नाटक को देखते हुए मैं पूरे समय शांत रहता हूं। अपहरणकर्ता फिर भी सहमत नहीं होते, यहां तक कि वे उलटी गिनती काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। दोनों महिलाओं के चेहरे संघर्ष से भरे हुए हैं। उनकी निगाहें बंधे हुए टाइलर नैश और मेरे बीच लगातार हिचकिचा रही हैं। जब उलटी गिनती 3 तक पहुंचती है तो अपहरणकर्ताओं ने मेरे आधे शरीर को नदी के ऊपर धकेल दिया होता है। टाइलर नैश के गले से रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकलती है। एम्मा मॉर्गन आखिरकार शांत नहीं रह पाती और चिल्लाती है, पहले टाइलर को बचाओ, उसने एक बार हमें बचाया था, हमें पहले उसका एहसान चुकाना होगा। रयान, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। सोफी लेन का चेहरा भी दृढ़ संकल्प से भरा है। वह आगे कहती है, टाइलर तैर नहीं सकता। रयान, चिंता मत करो, तुरंत हम तुम्हें बचाने तुरंत आएंगे। उनके दोषी भावों को देखकर, जो सीधे मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, मेरे चेहरे की शांति आखिरकार टूट गई। जब वे हिचकिचा रही थीं, तभी मैंने इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था। लेकिन अब उन्हें खुद यह परिणाम कहते हुए सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी कट गई है। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मेरी आंखें अंतहीन दुख से भर गईं। चुनने के बाद टाइलर नैश को जमीन पर धकेल दिया गया और मुझे ऊंचे पुल से नीचे फेंक दिया गया। मैं उन दोनों महिलाओं को एक साथ टाइलर नैश की ओर दौड़ते हुए देखता हूं और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता हूं। ठंडी हवा मेरी त्वचा को चाकुओं की तरह काटती है। खून तो नहीं निकलता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे जिंदा छील दिया गया हो। शरीर के हर कोने में गहरा दर्द समा गया है, जिससे मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं जीना नहीं चाहता। एक पल में मेरे दिमाग में कई तस्वीरें कौंध जाती हैं। दर्दनाक पतन, जब हमारे माता पिता की मृत्यु हुई तो मेरी बहन ने उनकी कब्र के सामने दर्द में रोते हुए मुझे पकड़ा था। उसने कहा था कि वह हमेशा मेरी रक्षा करेगी। इजहार कन्फेशन वाले दिन सोफी लेन ने गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता और एक प्रेम पत्र थामे हुए कहा था कि चाहे जो भी हो जाए, वह मुझे हमेशा प्यार करेगी। पिछली न्यू ईयर ईव पर हमने एक साथ गिलास उठाए थे, यह कहते हुए कि हम तीनों कई कई सालों तक साथ रहेंगे। ठीक वैसे ही हम अलग हो गए हैं। नदी का बर्फीला पानी मुझे नीचे खींचता है। मेरी चेतना धुंधली होती जा रही है। मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी मुझे कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट की जानी पहचानी गंध आती है। मुझे पता है कि मैं वापस अस्पताल में हूं। मुझे अपना पूरा शरीर टूटता हुआ महसूस हो रहा है। अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष करते हुए मेरा सामना चिंता से भरी 2 नजरों से होता है। रयान, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अकेले अस्पताल से नहीं जाने देना चाहिए था। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो मुझे दो। टाइलर को नहीं, वह एक निर्दोष पीड़ित है। रयान, मुझे माफ कर दो, ठीक है? जब तुम पानी में गिरे तो हम तुरंत अंदर कूद गए। टाइलर तैर नहीं सकता और उसने हम पर एहसान किया है। हम जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए मुझे तुम्हें कष्ट सहने देना पड़ा। मैं वादा करती हूं कि अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पिछले 1 साल में ये शब्द इतनी बार सुने हैं। मैं उनसे तंग आ चुका हूं। मैं न तो असंतोष जताता हूं और न ही मुझ में सवाल पूछने की ताकत है। बस एक वाक्य बुदबुदाता हूं। आवाज इतनी धीमी है कि साफ सुनाई नहीं देती। 9वीं बार। एक दिन आराम करने के बाद मैं आखिरकार सुरक्षित घर लौट आता हूं। दरवाजा खोलते ही मुझे गुब्बारों से सजा हुआ लिविंग रूम दिखाई देता है। तभी याद आता है कि आज मेरा जन्मदिन है। सोफी लेन खुद एक केक पेश करती है। एम्मा मॉर्गन पूरे मेज भर खाना बनाने के बाद अपना एप्रन उतारती है। हर साल की तरह मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं है। मैं बस यंत्रवत मैकेनिकली मेज पर बैठकर जन्मदिन का गाना सुनता हूं, मोमबत्तियां बुझाता हूं। जैसे ही मैं कोई इच्छा विश मांगने वाला होता हूं, दरवाजा धड़ाम से खुलता है। टाइलर नैश, जो पूरी तरह भीगा हुआ है और जिसकी आंखें लाल हैं, घर के दृश्य को देखता है। वह दयनीय स्वर में बोलता है, मिस मॉर्गन, मिस लेन, तो आप रयान का जन्मदिन मना रही हैं। मैं आपको कुछ जरूरी बताना चाहता था। चूंकि आप दोनों व्यस्त हैं,
मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर भाग जाता है। दोनों महिलाएं तुरंत खड़ी हो जाती हैं। मेरा दिल राख हो जाता है। मैं उन्हें नहीं रोकता। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए शांति से अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन अब से मेरे बिना सुरक्षित और स्वस्थ रहें। बिना किसी दुख के उस शाम मैं टाइलर नैश को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देखता हूं। अस्पताल की एक फोटो, दोनों महिलाएं समर्पित भाव से उसके दोनों ओर पहरा दे रही हैं। कैप्शन: मेरे बस एक शब्द कहने पर तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहने के लिए आ जाओगी। मैं शांति से अपना फोन बंद कर देता हूं और ऊपर जाने के लिए मुड़ता हूं। अगले ही पल दरवाजा खुलता है। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों उदास दिख रही हैं। चेहरे थकावट से भरे हुए हैं, जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। अस्पताल में टाइलर नैश की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में सोचते हुए अचानक मेरे दिल में एक बुरा ख्याल आता है। बेशक अगले ही पल एम्मा मॉर्गन मेरी ओर बढ़ती है। रेयान, टाइलर को कैंसर है। कैंसर? यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर दिल हूं, लेकिन मैंने टाइलर नैश की सारी चालें देख ली हैं। वह वर्तमान में इन दोनों महिलाओं के प्यार का आनंद ले रहा है। उसे अचानक कैंसर क्यों होगा? जाहिर है इसका कोई उद्देश्य है। बेशक अगले ही पल मैं एम्मा मॉर्गन को कहते हुए सुनता हूं, उस भूकंप के दौरान टाइलर ने सोफी और मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इसी तरह हम बच पाए। अब जब उसे यह लाइलाज बीमारी है तो मैं उसे अपना सगा भाई मानती हूं। उसकी इकलौती इच्छा है कि सोफी अपनी आखिरी यात्रा में उसके साथ एक नकली शादी करे। यह सुनकर मेरा दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है। मेरी पहली प्रतिक्रिया सोफी लेन की ओर देखने की होती है, जो अंदर आने के बाद से चुप है। बिना एक शब्द कहे मैंने सहमति दे दी। सोफी लेन की आवाज भारी है। रेयान, मैं सपाट स्वर में कहता हूं, मैं समझता हूं एक जान बचाना साथ पैगोडा बनाने से ज्यादा पुण्य का काम है। आप दोनों जैसा चाहें वैसा करें। मुझे इतनी जल्दी सहमत होते देख एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों हैरान और खुश नजर आती हैं। दोनों इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती, बस कुछ बार मेरी तारीफ करती हैं और फिर जल्दी से चली जाती हैं। मैं उन्हें जाते हुए देखकर धीरे से हंसता हूं। क्या शादी वाकई नकली हो सकती है? लेकिन असली या नकली से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जल्द ही जा रहा हूं। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एक रात की जल्दबाजी भरी तैयारी के बाद यह शादी होटल के बॉयलर रूम में शुरू होती है। हालांकि इसे नकली कहा गया है, लेकिन इसका पैमाना और मेहमान दोनों ही उच्चतम स्तर के हैं। मैं अकेला कोने में बैठा हूं, हर दिशा से उठती जांचती नजरों का सामना कर रहा हूं। पूरे समय चेहरा शांत बनाए रखता हूं। शादी का संगीत बजता है। मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि एम्मा मॉर्गन टाइलर नैश का हाथ पकड़कर धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रही है। वह उसे सोफी लेन को सौंप देती है, जो पूरे हॉल की तालियों और आशीर्वाद के बीच सहज है। शांति से रस्मों को आगे बढ़ाते हुए मैं अकेले कोने में बैठा हूं। फूलों की एक बड़ी सजावट ने मेरी आकृति को छुपा लिया है। पता नहीं कितना समय बीत जाता है। मेरी नींद जोरदार ठहाके से खुलती है। सही कहा, मैंने बस एक नकली कैंसर का नाटक किया। कुछ डॉक्टरों को पैसे दिए और उन्होंने तुरंत विश्वास कर लिया। आवाज धीरे धीरे साफ होती जाती है। मैं बस अपनी आंखें खोलता हूं और सीधे टाइलर नैश को अपनी ओर आते हुए देखता हूं। एक पल में टाइलर नैश तुरंत फोन काट देता है। उसके चेहरे पर घबराहट छा जाती है। फिर वह जल्दी से नाटक करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुमने अभी कुछ सुना? मैं उसे देखता हूं। चेहरा ठंडा है। मैंने कुछ नहीं सुना, और अगर सुन भी लिया तो क्या? अगर मैं उन्हें बता भी दूं तो वे मेरा विश्वास नहीं करेंगी। इसके साथ ही मुझे टाइलर नैश की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं है। जाने के लिए खड़ा होता हूं। टाइलर नैश स्वाभाविक रूप से आश्वस्त नहीं होता। वह पूरे दिन घबराता और चिंता करता रहता है, लेकिन मुझे उसके बारे में बताते हुए नहीं देखता। यह शांत प्रतिक्रिया उसे और भी बेचैन कर देती है। वह पूरी रात सोचता है। आखिरकार उसे लगता है कि वह सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं कर सकता। अगले दिन जब घर पर कोई नहीं होता, उसका फायदा उठाकर वह दालान में शराब की कई बोतलें उड़ेल देता है। फिर उसमें आग लगा देता है। जब आग सबसे तेज जल रही होती है तो धुआं उठता है। टाइलर नैश रोते हुए सोफी लेन को फोन करता है। सोफी, तुम कहां हो? मेरे बेडरूम में आग लग गई है। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मुझे जल्दी बचाने आओ। मैं भी धुएं से जाग जाता हूं। मैं 911 पर कॉल करता हूं। फिर बाथरूम जाकर तौलिया गीला करता हूं। नीचे भागते समय अपनी नाक ढकता हूं। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर पहुंचता हूं, एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन से टकरा जाता हूं। अंदर भागते हुए वे दोनों घबरा जाती हैं।
धुएं के कारण मेरी आकृति को नहीं देख पाती और पागल महिलाओं की तरह ऊपर की ओर भागती है। आग भयंकर रूप से जल रही है। यहां तक कि लकड़ी की बल्लियां भी नीचे गिर रही हैं। वे पीछे नहीं हटती, दोनों पियक्कड़ों की तरह मास्टर बेडरूम की ओर भागती हैं। कुछ मिनटों बाद मैं उन्हें टाइलर नैश को बचाते हुए बाहर निकलते देखता हूं। मेरी उंगलियां अनजाने में मुट्ठियों में भींच जाती हैं। मेरा बेडरूम सीढ़ियों के ठीक बगल में है, लेकिन शुरू से अंत तक उन दोनों ने एक नजर भी नहीं डाली, जैसे कि वे भूल गई हों कि मैं अभी भी घर में हूं। दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए जल्दी पहुंच जाते हैं, कारण की सूची भी बनाते हैं। ये 4 शब्द सुनकर जानबूझकर लगाई गई आग। सोफी लेन की बाहों में दुबका टाइलर नैश बिना रुके रोते हुए अपना सिर उठाता है। आंखें लाल हैं, चेहरा हताश होकर मेरी ओर देख रहा है। रयान, मुझे पता है कि मिस लेन के साथ मेरी शादी तुम्हें दुखी करती है, लेकिन मैं बस अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। अगर तुम नहीं चाहते तो शादी रद्द की जा सकती है। तुमने मुझे कमरे में बंद क्यों किया और मुझे जिंदा जलाने की कोशिश क्यों की? एक पल में सारी हैरान और उलझन भरी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। मेरा दिल बैठ जाता है। सफाई देने के लिए सिर उठाता हूं, लेकिन एम्मा मॉर्गन मुझे जोर से थप्पड़ मारती है। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ स्वार्थी हो। उम्मीद नहीं थी कि तुम अब इतने विक्षिप्त, डिरेंज्ड हो जाओगे। तुम ऐसा अनैतिक काम कर सकते हो। रयान, क्या तुम हमारे माता पिता की वर्दी भूल गए? उन्होंने हमें ईमानदार और सम्मानित इंसान बनना सिखाया था। क्या तुम उनके लायक हो? थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है। मेरा चेहरा लाल होकर जलने लगता है। सारे अनकहे शब्द मेरे होठों पर ही जम जाते हैं। 23 सालों में यह पहली बार है जब एम्मा मॉर्गन ने मुझे मारा है। एक बाहरी व्यक्ति के लिए बिना सही गलत का अंतर किए मुझ पर हाथ उठाया है। मैं अपने सामने वाले व्यक्ति को सीधा देखता हूं। मेरे दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है। होंठ और दांत अनियंत्रित रूप से कांप रहे हैं। सोफी लेन टाइलर नैश को खड़े होने में मदद करती है। मेरी ओर निराशा भरी आंखों से देखती है। यह शादी शुरू से अंत तक मेरे द्वारा व्यवस्थित की गई थी। टाइलर फिर भी तुम्हारी भावनाओं को लेकर चिंतित था। उसने कई बार मुझसे इसे रद्द करने की सलाह दी थी। मैंने तुम्हारी सहमति के बाद ही इसे आयोजित किया। तुम दो मुंहे क्यों बन रहे हो? भले ही तुम्हारे मन में गुस्सा हो, तुम्हें उसे मुझ पर निकालना चाहिए था, न कि एक लाइलाज मरीज को निशाना बनाना चाहिए था। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के अनियंत्रित गुस्से का सामना करते हुए मुझे सांस लेने में असमर्थता महसूस होती है। गहरी सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलता हूं। मुश्किल से अपनी लगभग खो चुकी तर्क शक्ति को वापस लाता हूं। दमकल कर्मियों ने केवल यह जांच की कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने यह आग लगाई है। आप दोनों बस अकेले उसकी बात सुनते हैं और यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वह मैं था। परवाह नहीं है कि शादी असली है या नकली। जहां तक लाइलाज बीमारी की बात है, मुझे एक एक शब्द जोर देकर समझाते देख। गुस्से में अंधी एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। लाइलाज बीमारी सुनकर टाइलर नैश घबरा जाता है। उसे डर है कि उन्हें सच पता चल जाएगा। उसका शरीर ढह जाता है। यह अचानक हुई घटना उन्हें असमंजस में डाल देती है और उनके पास मेरी सफाई सुनने का समय नहीं बचता। जाने से पहले एम्मा मॉर्गन बटलर को बुलाती है। उसकी आवाज दिसंबर की ठंड से भी ज्यादा बर्फीली है। जब तक वह टाइलर से माफी नहीं मांग लेता, तब तक छोटे मालिक को साउथ हिल्स विला में बंद कर दो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी उसे बाहर नहीं जाने देगा। उनके जाते हुए पीठ को देखते हुए मैं अपनी आंखें खोलता हूं और केवल एक वाक्य कहता हूं, नंजा सेन नवेम्बर। विला में 5 दिन कैद। दरवाजे पर समय पर पहुंचाए जाने वाले 3 वक्त के खाने के अलावा मैं एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। कोई मुझसे मिलने नहीं आता। समय दिन ब दिन बीतता जाता है। कैप्टन टेलर और मेरे बीच तय किए गए दिन तक जल्दी ही पहुंच जाता हूं। सुबह सुबह जब मैं सोच रहा होता हूं कि दस्ते स्क्वाड में वापस भागने के लिए किस हिंसक तरीके का इस्तेमाल करूं, तभी अचानक मुझे नीचे से शोर सुनाई देता है। यह एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन हैं, जो टाइलर नैश को वापस ला रही हैं। कुछ ही देर बाद दिनों से बंद दरवाजा खुलता है। वे दोनों ठंडे चेहरों के साथ अंदर आती हैं। मेरी बर्फीली अभिव्यक्ति देखकर उनका स्वर आखिरकार नरम हो जाता है। टाइलर ने तुम्हें माफ कर दिया है और वादा किया है कि वह तुम्हारी गलती को आगे नहीं बढ़ाएगा। भविष्य में ऐसा दोबारा मत करना। सोफी और मैं तुम्हारी आवेगी। प्रकृति इंपल्सिवनेस को समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें अनैतिक काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कहता। नीचे जाने के लिए मुड़ता हूं। टाइलर नैश लिविंग रूम में इंतजार कर रहा है। मुझे देखकर वह दयनीय भाव से बोलता है, रेयान, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं।
यह सुनकर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों की भौहें तन जाती हैं। जिसे माफी मांगनी चाहिए वह रेयान है। टाइलर, तुम्हें खुद को इस तरह विनम्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें नजरअंदाज करता हूं, जूते बदलता हूं, बाहर जाने की तैयारी करता हूं। एम्मा मॉर्गन को अचानक एक बुरा पूर्वाभास होता है। जल्दी से मुझे पीछे खींचती है। तुम बाहर किस लिए जा रहे हो? मैं उसकी ओर मुड़कर देखता हूं, मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता हूं। आज हमारे माता पिता की पुण्यतिथि है, क्या तुम भूल गई हो? पहाड़ पर हवा तेज है, मेरे कपड़े फड़फड़ा रहे हैं। मैं अपने हाथों में गुलदाउदी क्रिसैंथेमम का गुलदस्ता नीचे रखता हूं। कब्र के पत्थर के सामने कई बार जोर से माथा टेकता काउटोविंग हूं। मेरे माथे से खून रिसता हुआ देखकर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों को कुछ हिचकिचाहट महसूस होती है। वे जल्दी से मुझे ऊपर खींचती हैं। बस बहुत हुआ, हमारे माता पिता तुम्हारा दिल जानते हैं। इतने ईमानदारी से माथा टेकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे स्वस्थ रहने से स्वर्ग में हमारे माता पिता खुश होंगे। अब खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम मत करो, अच्छे बच्चे बनो। उनके बगल में खड़ा टाइलर नैश यह देखकर दर्द में चिल्लाते हुए माथा टेकने के लिए झुक जाता है। एक पल में दोनों महिलाएं मेरा हाथ छोड़ देती हैं, उसे अपनी बाहों में भरने के लिए मुड़ती हैं। उनकी आंखें दर्द से भरी हैं। रेयान, माथा टेकना सही है, लेकिन टाइलर को तुम्हारे साथ घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। टाइलर नैश पलकें झपकाता है, कुछ आंसू निचोड़ता है। मुझे पता है कि अंकल और आंटी मॉर्गन महान नायक हैं। यह भी पता है कि मिस लेन मुझे अपना भाई मानती हैं। मेरे दिल में मैं पहले से ही मॉर्गन परिवार का हिस्सा हूं, इसलिए यह माथा टेकना जरूरी है। उसके समझदार व्यवहार को देखकर एम्मा मॉर्गन सीधी बैठ जाती है। उसकी मुझ पर नजर फिर से जटिल हो जाती है। सोफी लेन भी आह भरती है, उसके घुटनों की धूल झाड़ने के लिए झुकती है। यह देखकर कि उसके माथे से खून और भी ज्यादा बह रहा है, पट्टियों के लिए जल्दी से पहाड़ से नीचे जाती है। एम्मा मॉर्गन को भी अंतहीन दुख होता है। उसे याद आता है कि कार में कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट है। वह बहुत जल्दी पीछे पीछे जाती है। केवल टाइलर नैश और मैं कब्रिस्तान में रह जाते हैं। दूसरों के आसपास न होने पर टाइलर नैश अब कमजोर होने का नाटक नहीं करता। घमंड के साथ रेयान मॉर्गन को उकसाना शुरू करता है। वे दो महिलाएं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थीं, अब सिर्फ मेरी सुनती हैं। क्या तुम असहनीय कष्ट झेल रहे हो? तो क्या हुआ अगर तुम एक अमीर युवा मालिक हो, फिर भी मुझसे हार रहे हो? मैं ध्यान नहीं देता। कागज को आग में फेंकते हुए धीरे से बोलता हूं, मम्मी पापा, मैंने आपकी वसीयत इच्छा को विरासत में लेने का फैसला किया है। अब से मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी पसंद को जरूर समझेंगे। धमाका, बैंग! जलती हुई आग को टाइलर नैश ने लात मारकर पलट दिया। चिंगारियां निकलती हैं, जिससे मेरे हाथों पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। मैं अब और खुद को नहीं रोक सकता। आगे बढ़कर उसे जोर से थप्पड़ मारता हूं। टाइलर नैश, क्या तुम बीमार हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मुझे उकसाना बंद करो, वरना मैं वह सब उजागर कर दूंगी जो तुमने किया है। टाइलर नैश को शायद मेरे सीधे प्रहार की उम्मीद नहीं थी। गुस्से के बाद ठंडी हंसी आती है। जाओ और उजागर करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम चाहे जो भी कहो, वे विश्वास नहीं करेंगी। वह इस बारे में गलत नहीं है, इसलिए इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूं, जाने के लिए मुड़ता हूं। टाइलर नैश मेरा हाथ पकड़कर पीछे भागता है। रेयान, इतने क्रूर मत बनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे तुम्हारा यह भाव सबसे ज्यादा नापसंद है। तो क्या हुआ अगर तुम एक युवा मालिक हो? जल्दी ही तुम्हारी बहन और प्रेमिका दोनों मेरी होंगी। बस इंतजार करो और देखो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता, मैं अपना हाथ छुड़ाना चाहता हूं। टाइलर नैश की पकड़ और भी सख्त होती जाती है। हम दोनों संघर्ष करते हैं, संतुलन खो देते हैं और एक साथ खड़ी सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाते हैं। मैं नीचे हूं, मेरा सिर सीधे दीवार से टकराता है। मेरे बालों से ताजा खून बहने लगता है। तीव्र दर्द मेरी दृष्टि को धुंधला कर देता है। घाव को छूने पर केवल मुट्ठी भर चिपचिपी लोहे जैसी गंध महसूस होती है। आत्मा बिखर गई है, मेरा शरीर थक गया है। मैं केवल खून के पोखर में पड़ा हाँफ सकता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि धीरे धीरे साफ होती है। मुझे दो चिंतित आवाजें सुनाई देती हैं। टाइलर नैश दर्द में सिसकता है, आंसू फूट फूट कर गिरते हैं। आपके जाने के बाद रेयान ने मिस लेन के साथ शादी आयोजित करने के लिए मुझे दोषी ठहराया। कहा कि वह मुझे सबक सिखाएगा, फिर उसने मुझे नीचे धक्का दे दिया।
यह सुनकर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के चेहरे ऐसे काले पड़ जाते हैं जैसे पानी टपकने वाला हो। वे जमीन पर पड़े व्यक्ति को ठंडी नजरों से देखती हैं, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक के बाद एक बार, रयान मॉर्गन, तुम हमारे माता पिता की कब्र के सामने मुसीबत खड़ी करना कब बंद करोगे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे देख लेंगे? रयान मॉर्गन, तुमने मुझे वाकई निराश किया है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं। अगर तुमने बिना किसी कारण के टाइलर को फिर से चोट पहुंचाई तो मैं, एम्मा मॉर्गन, मान लूंगी कि मेरा यह भाई नहीं है। उन्हें टाइलर नैश की रक्षा करते हुए देखकर मेरी आंखों की आखिरी रोशनी भी बुझ जाती है। मैं अपने खून से सनी जमीन को देखता हूं, अपने गले से कुछ शब्द निकालता हूं, उन्हें 100वीं बार जवाब देता हूं, जैसा आप चाहें। दोनों महिलाएं अपनी भौहें सिकोड़ती हैं, मेरा मतलब नहीं समझ पाती, लेकिन वे टाइलर नैश की चोटों को लेकर चिंतित हैं, इसलिए आगे नहीं पूछती। वे दोनों टाइलर नैश को सहारा देकर चली जाती हैं। जाने से पहले केवल एक क्रूर वाक्य हवा में गूंजता छोड़ जाती है, तुम यहीं रहो और ध्यान से सोचो, जब तुम होश में आओगे तब हम तुम्हें घर ले जाएंगे। उनके जल्दबाजी में जाते हुए चेहरों को देखकर मैं मुश्किल से अपना सिर हिलाता हूं। आवाज सुनने के लिए बहुत छोटी है। वापस नहीं आ रहा, कभी वापस नहीं आ रहा। गर्म आंसू मेरे गालों पर बहते हैं, फिर धीरे धीरे सूख जाते हैं। कोई निशान नहीं छोड़ते। जब खून बहना बंद हो जाता है तो मैं आखिरकार कुछ ताकत जुटा पाता हूं। पहाड़ से नीचे उतरने के लिए संघर्ष करता हूं। गहरा लाल खून सीढ़ियों पर एक लंबी लकीर छोड़ जाता है। पहाड़ के नीचे एक कार खड़ी है। कैप्टन टेलर, जो इंतजार कर रहे थे, तुरंत घबराहट के साथ मेरे शरीर से आती खून की गंध महसूस करते हैं। मुझे सहारा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? मैं अपना सिर हिलाता हूं। आवाज भारी है। कुछ नहीं, बस गिर गया था। आज स्टेज्ड डेथ, दिखावटी मौत है ना? मेरे शरीर पर कोई स्पष्ट घाव न देखकर, कैप्टन, तुम यहीं रहो और ध्यान से सोचो, जब तुम्हें होश आ जाए तब हम तुम्हें घर ले जाएंगे। उनकी जल्दबाजी में जाती हुई आकृतियों को देखते हुए मैं मुश्किल से अपना सिर हिलाता हूं। आवाज इतनी छोटी कि सुनाई न दे। वापस नहीं आ रहा, फिर कभी वापस नहीं आ रहा। गर्म आंसू मेरे गालों से नीचे बहते हैं, फिर धीरे धीरे सूख जाते हैं। कोई निशान नहीं छोड़ते। जब खून बहना बंद हो जाता है तो मैं आखिरकार कुछ ताकत वापस पा लेता हूं। पहाड़ से नीचे उतरने के लिए संघर्ष करता हूं। गहरा लाल खून सीढ़ियों पर एक लंबी लकीर छोड़ जाता है। पहाड़ के नीचे एक कार खड़ी है। कैप्टन टेलर, जो इंतजार कर रहे थे, तुरंत मेरे खून की गंध सूंघकर सतर्क हो जाते हैं। मुझे सहारा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? मैं अपना सिर हिलाता हूं। आवाज फटी हुई। कुछ नहीं, बस गिर गया। आज मंचित मौत है ना? मुझ पर कोई स्पष्ट घाव न देखकर कैप्टन टेलर आगे शक नहीं करते। सिर हिलाते हुए मेरी ओर देखने के लिए मुड़ते हैं। उनकी आवाज बेहद गंभीर हो जाती है। कॉमरेड रयान मॉर्गन, गुप्त अभियान विशेष बल टीम में आपका स्वागत है। आज से तुम्हारी पिछली सारी पहचान, जानकारी मिटा दी जाएगी। तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन तुम एक ऐसे नायक हो जिसका हर कोई सम्मान करता है। बैच नंबर WASDO124A90 आधिकारिक तौर पर फिर से सक्रिय कर दिया गया है। सलाम। मैं धीरे से सलाम करने के लिए अपना हाथ उठाता हूं। आंखें पहाड़ों जैसी दृढ़, वफादार और अडिग, उद्देश्य में अटल। कार का दरवाजा बंद हो जाता है। एक जैसी पोशाक पहने एक नकली लाश सड़क पर फेंक दी जाती है। एक तेज रफ्तार ट्रक उसे साथ खींचता है, धीरे धीरे उसे मांस के पेस्ट में पीस देता है। त्वचा का एक भी साबुत टुकड़ा नहीं मिल पाता। टाइलर नैश की प्रारंभिक जांच के बाद यह पुष्टि करते हुए कि वह घायल नहीं है, सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों राहत की सांस लेती हैं। उनके पास खड़ा डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट को देखता है। आवाज उलझन से भरी हुई है। जब कोई घाव नहीं है तो इतना खून क्यों? क्या घटनास्थल पर कोई और घायल हुआ था? यह सुनकर दोनों महिलाएं मुझे खून के पोखर में लेटा हुआ देखती हैं। पलकें फड़क रही हैं। लेकिन यह विचार टाइलर नैश के शब्दों से जल्दी ही मिट जाता है। मेरे गिरने के बाद रयान ने प्लाज्मा का एक बैग लिया और उसे जमीन पर डाल दिया। खुद भी गिर गया। खून रह गया था। तब डॉक्टर उसे हैरानी से देखता है। जब वह एम्मा मॉर्गन को काले चेहरे के साथ सिर हिलाते हुए देखता है तो वह खंडन करने ही वाला होता है। वह वाकई ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। टाइलर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर न्याय दिलाऊंगी। टाइलर नैश भावना के आंसू बहाता है। सोफी लेन उसके शरीर पर पड़े नीले निशानों को धीरे से मलती है, लगातार सांत्वना देती है। उसके आराम करने के बाद दोनों महिलाएं वार्ड से बाहर निकलती हैं।
दरवाजे पर इंतजार कर रहे डॉक्टर द्वारा रोक दी जाती हैं। देवियों, मैंने इस मरीज के खून का परीक्षण किया है। यह प्लाज्मा नहीं है। यह मानव रक्त है। मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से दूसरे घायल व्यक्ति को जांच के लिए लाए। जटिलताओं से बचना बेहतर है। इतना खून प्लाज्मा नहीं, इसके अलावा टाइलर नैश का नहीं। क्या यह वाकई रयान मॉर्गन का हो सकता है? दोनों महिलाओं के दिल बैठ जाते हैं। टाइलर नैश से पूछने के लिए वापस जाने ही वाली होती है कि वास्तव में क्या हुआ। वे उस आदमी को सुनते हैं, सो गया है, हंस रहा है, आवाज उल्लास से भरी हुई है। तुम्हें नहीं पता कि वह कितना दुखी था। मेरे द्वारा कुत्ते की तरह गोल गोल घुमाया गया। कुछ दिन पहले जब मैंने आग लगाई थी तो उसे थप्पड़ पड़ा। कई दिनों तक बंद रहा। आज गिर गया जब तक उसका सिर फट नहीं गया और खून नहीं बहने लगा। एक भी व्यक्ति ने उसकी परवाह नहीं की। तुम्हें लगता है कि वह कब्रिस्तान में मर गया? धड़ाम, दरवाजा लात मारकर खोल दिया जाता है। टाइलर नैश डर से कांप उठता है। फोन जमीन पर गिर जाता है। वह वापस आती हुई दोनों महिलाओं को देखता है। दिमाग सुन्न। बहन मॉर्गन, बहन सोफी, तुम वापस क्यों आई? दोनों महिलाओं के चेहरे काले पड़ जाते हैं, जैसे पानी टपकने वाला हो। उसकी ओर बढ़ते हुए एम्मा मॉर्गन उसका कॉलर पकड़ती है, उसे ऊपर खींचती है, जोर से सवाल करती है, तुमने आग लगाई? खून रयान का था, तुमने झूठ क्यों बोला? सोफी लेन की आंखों में काले बादल छा जाते हैं। अब पहले जैसी कोमल नहीं रही। हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुमने झूठ बोलकर रयान को क्यों फंसाया? तीव्र दबाव में टाइलर नैश घबरा जाता है, फिर भी अनभिज्ञता का नाटक करता है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? एक बार जब शक अंकुरित हो जाता है तो वह जंगली घास की तरह बेतहाशा बढ़ता है। हाल ही में जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए दोनों महिलाएं एक दूसरे की ओर देखती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में संदेह देखती हैं, अपने सामने दयनीय चेहरे को देखते हुए। सोफी लेन अब सहानुभूति महसूस नहीं करती। नर्स को बुलाती है, पूरे शरीर की जांच का समय निर्धारित करती है। पहला आइटम ऑन्कोलॉजी है। टाइलर नैश का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है, बार बार सिर हिलाता है, आवाज इनकार से भरी हुई है। बहन सोफी, मैं ठीक हूं, जांच की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी चिंता है तो चलो जांच के लिए हार्मनी अस्पताल चलते हैं। उसकी घबराई हुई उपस्थिति एम्मा मॉर्गन को तुरंत जगा देती है। वह उसे ध्यान से घूरती है, लगभग दांत पीसते हुए। प्रारंभिक अवस्था के कैंसर की जांच कहीं भी की जा सकती है ना? हार्मनी अस्पताल ही क्यों जाना चाहिए? क्या यह अस्पताल ऐसा नहीं कर सकता? टाइलर नैश के होंठ लगातार कांपते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह पाते। आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह गिरते हैं, लेकिन अब कोई उन्हें पहुंचने वाला नहीं है। नर्सें उसे जबरदस्ती जांच कक्ष में ले जाती हैं। आधे घंटे बाद जांच के परिणाम आते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि श्री नैश बहुत स्वस्थ हैं और उन्हें कैंसर की कोई स्थिति नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। वास्तव में यह परिणाम सुनकर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन अभी भी सांस नहीं ले पा रही हैं। दोनों स्पष्ट रूप से ढह जाती हैं, शक्तिहीन होकर कुर्सियों पर गिर पड़ती हैं। आंखों में अब उनकी पूर्व जीवंतता नहीं है। कैंसर नकली था, गिरने से बहने वाला खून मेरा था। आग की बात टाइलर नैश ने खुद कही थी। फिर अपहरण, कार दुर्घटना, पेंट छिड़कना, बाल काटना। पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए दोनों महिलाएं केवल बेतुका महसूस करती हैं। आवाजें उलझन से भरी हुई हैं। अगर सब कुछ टाइलर नैश का स्वनिर्देशित प्रदर्शन था तो क्या हम रयान को गलत समझ रहे थे? अगर यह सब झूठे आरोप हैं तो रयान बोला क्यों नहीं? एम्मा मॉर्गन के शब्द अचानक बीच में ही रुक जाते हैं। दोनों को एक साथ वह दृश्य याद आता है। हर बार जब कुछ होता दोनों चुप हो जाते। जब भी वे पहुंचते उन्होंने बस टाइलर नैश को डांटते हुए, छोटिल होते हुए देखा। क्या दुनिया में वाकई इतने इत्तेफाक होते हैं? यह सोचकर सोफी लेन अचानक घबरा जाती है। वह समय जांचने के लिए अपना फोन निकालती है। पता चलता है कि शाम के 5 बज चुके हैं। कब्रिस्तान छोड़े हुए 5 घंटे हो चुके हैं। उस दौरान मैंने एक भी कॉल, एक भी संदेश नहीं किया। क्या रयान मॉर्गन गंभीर रूप से घायल और बेहोश हो सकता है? क्या वाकई नाराज हैं? उनसे बात नहीं करना चाहते? एम्मा मॉर्गन भी तनाव में आ जाती है। मुझसे संपर्क करने के लिए जल्दबाजी करती है, लेकिन लगातार 10 से ज्यादा बार कॉल करती है। दूसरा सिरा हमेशा बंद रहता है। 28वें कॉल तक सोफी लेन आखिरकार बैठ नहीं पाती। पार्किंग स्थल जाने के लिए खड़ी होती है। एम्मा मॉर्गन पीछे पीछे आती है। दोनों पहले विला वापस जाते हैं। बटलर से सुनते हैं, उसने मुझे पूरे दिन नहीं देखा। उनके दिल तेजी से धड़कते हैं। घबराकर वे कब्रिस्तान की ओर दौड़ती हैं। रास्ते में
उन्हें पुलिस का फोन आता है। सुश्री मॉर्गन, हमने अपहरण मामले के संदिग्धों को पकड़ लिया है। उन्होंने कबूल किया है कि यह अपहरण टाइलर नैश नाम के व्यक्ति द्वारा निर्देशित था। क्या आपके पास पहचान के लिए स्टेशन आने का समय है? सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के लिए यह खबर अभी साइफ दिन पर बिजली गिरने से कम नहीं है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टाइलर नैश इतना पागल होगा। उन्होंने साफ तौर पर उसे इतना भरोसा और प्यार दिया। वह ये विभाजनकारी काम क्यों करेगा? एम्मा मॉर्गन स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारती है। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार है, टाइलर नैश के साथ हिसाब चुकता करने के लिए अस्पताल वापस जाओ। हालांकि सोफी लेन भी गुस्से में है। वह बुनियादी समझदारी बनाए रखती है। पहले रयान को ढूंढो, बहुत ठंड है। मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता है। एम्मा मॉर्गन जोर से सिर हिलाती है। घने अंधेरे में तेज चलती है। बाहर क्लाउड पीक की लाइटें दिन के उजाले की तरह रुक रुक कर चमकती हैं। पुलिस के सायरन लगातार बज रहे हैं, जिससे एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन असहज हो जाती हैं। पुलिस टेप देखकर दोनों को एहसास होता है कि कुछ हुआ है। पार्क करने के बाद वे दौड़कर आती हैं, देखना चाहती हैं कि क्या हुआ। पास पहुंचने से पहले पुलिस उन्हें रोक देती है। आगे कार दुर्घटना हुई है, पुलिस जांच कर रही है। यह सड़क अस्थायी रूप से बंद है, कृपया वापस मुड़े। हर शब्द गड़गड़ाहट की तरह सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के कानों में गूंजता है। दोनों महिलाएं अपनी जगह पर जमी रह जाती हैं। दोनों अविश्वास दिखाती हैं। एम्मा मॉर्गन का गला कई बार हिलता है, मुश्किल से बोलती हुई, हम यहां किसी को ढूंढने आए थे। मेरा भाई आज कब्रों पर गया था, अभी तक वापस नहीं आया है। अधिकारी को कुछ गलत होने का तीखा एहसास होता है। वह अपना फोन निकालता है, फोटो एल्बम खोलता है, उन्हें घटनास्थल से अभी ली गई तस्वीरें दिखाता है। क्या तुम्हारे भाई ने आज काला कोट पहना था? स्क्रीन पर फटे हुए काले कोट के टुकड़ों को फिर से जोड़ा हुआ देखकर सीने पर परिचित सफेद गुलदाउदी पिन। एम्मा मॉर्गन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सोफी लेन उसे सहारा देने के लिए जल्दबाजी करती है। दिल ढोल की तरह धड़क रहा है। हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं। आखिरी भ्रम को थामे हुए आगे पूछती है, तुम्हें ये कपड़े कहां मिले? रयान कहां है? अधिकारी ने गहरी आह भरी, धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम्हारे भाई का आज दोपहर कार एक्सीडेंट हो गया, उसका निधन हो गया है। मेरी संवेदनाएं। निधन हो गया? यह कैसे संभव है? आज दोपहर जब वे कब्रिस्तान से निकली तो वह ठीक था, अभी भी उनसे बात कर रहा था। बस आधा दिन, वह कैसे जा सकता था? एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन, चाहे कुछ भी हो, इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकती। दोनों पागल औरतों की तरह। पुलिस टेप फाड़ देती है, अंदर दौड़ती हैं, इस सच्चाई को पलटना चाहती हैं। लेकिन जब वे भीड़ को धकेलकर आगे बढ़ती हैं, नीचे के क्षत विक्षत मांस को देखने के लिए सफेद कपड़े को उठाती हैं, तो वे आखिरकार पूरी तरह ढह जाती हैं। दूसरों के सामने दो गौरवान्वित युवा महिलाएं अब बच्चों की तरह विलाप कर रही हैं। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें लंबी खामोश रात को भेद रही हैं, पहाड़ों और जंगलों में गूंज रही हैं। जब होश में आती है तो शुद्ध सफेद दीवार देखने के लिए अंतहीन गूंजती रहती हैं। सोफी लेन को लगता है कि उसने अभी एक बुरा सपना देखा है। उसने सपना देखा कि मैं मर गया, लेकिन इतने अच्छे इंसान का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? वह इस विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए अपना सिर हिलाती रहती है, लेकिन बस अपना सिर घुमाकर कोने में दुबकी हुई एम्मा मॉर्गन को देखती है, जिसका चेहरा सुन्न है। उसे घुटन महसूस होती है। वह सांस नहीं ले पाती। बुरा एहसास जिसे धीरे धीरे दूर किया जा रहा था, धीरे धीरे उसके भीतर जड़ जमा लेता है और अंकुरित हो जाता है। उसके होंठ उत्सुकता से कांपते हैं, पुष्टि करने के लिए बोलना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक सपना है। वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला जाता है। फाइलें पकड़े कई अधिकारी दाखिल होते हैं। लेन सुश्री मॉर्गन फोरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से हमने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में पीड़ित वास्तव में श्री रयान मॉर्गन हैं। दोनों महिलाओं ने एक साथ सिर उठाया। लाल आंखें लगातार चिल्ला रही हैं, असंभव, हमने रयान को कल देखा था, वह बिल्कुल ठीक था। कुछ कैसे हो सकता था? मेरे माता पिता पुलिस अधिकारी थे, मेरा भाई पुलिस अकादमी गया था। वह आम लोगों से अलग है, वह मर नहीं सकता। युवा अधिकारियों को डर है कि वे घबराकर फिर से बेहोश हो जाएंगी। उन्हें सांत्वना देने के लिए जल्दबाजी करते हैं। मामले के प्रभारी अधिकारी अपना चश्मा ऊपर करते हैं, उनके शांत होने का इंतजार करते हैं। विशिष्ट स्थिति बताने से पहले हमने कब्रिस्तान के कैमरों की जांच की। पता चला कि श्री मॉर्गन ऊंचाई से गिर गए थे, उनके सिर से खून बह रहा था। तुमने केवल दूसरे व्यक्ति को बचाया और चली गईं। वह कब्रिस्तान में 1 घंटे से ज्यादा समय तक अकेला लेटा रहा, फिर पहाड़ से नीचे उतरा, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण
वह सड़क पर बेहोश हो गया। एक ट्रक ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बस यह विवरण सुनकर एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन पहले ही कल्पना कर सकती हैं कि वह दृश्य कितना भयानक था। पुलिस कैमरों से ली गई कई तस्वीरें दिखाती हैं। सीढ़ियों पर खून के निशान और सड़क पर बेहोश आकृति देखकर एम्मा मॉर्गन दर्द से चिल्लाती है। सोफी लेन तस्वीरों को कसकर पकड़ लेती है। उसकी नजर पहले ही बिखर चुकी है। उसके दिमाग में वह कल दोपहर का दृश्य दोहराती रहती है जब टाइलर नैश को सहारा देकर कब्रिस्तान से बाहर निकली थी। आखिरी बार देखने के लिए पीछे मुड़ी। मैं खून के पोखर में लेटा हुआ था। हिलना। वे जल्दी से उन्हें सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ते हैं। केस के प्रभारी अधिकारी ने अपना चश्मा ऊपर किया और उनके शांत होने का इंतजार किया। विशिष्ट स्थिति बताने से पहले हमने कब्रिस्तान के कैमरों की जांच की। पता चला कि मिस्टर मॉर्गन ऊंचाई से गिर गए थे। उनके सिर से खून बह रहा था। आपने केवल दूसरे व्यक्ति को बचाया और चले गए। वह 1 घंटे से अधिक समय तक कब्रिस्तान में अकेले पड़े रहे और फिर पहाड़ से नीचे उतरे, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण वह सड़क पर बेहोश हो गए और एक ट्रक द्वारा घसीटे जाने से उनकी मौत हो गई। सिर्फ इस विवरण को सुनकर एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन कल्पना कर सकती हैं कि वह दृश्य कितना भयानक रहा होगा। पुलिस कैमरों से ली गई कई तस्वीरें दिखाती हैं। सीढ़ियों पर खून के निशान और सड़क पर बेहोश पड़े व्यक्ति को देखकर एम्मा मॉर्गन दर्द से कराह उठती है। सोफी लेन तस्वीरों को कसकर पकड़ लेती है। उसकी निगाहें बिखर गई हैं। उसके दिमाग में वह कल दोपहर का दृश्य बार बार घूम रहा है जब वह टाइलर नैश को सहारा देकर कब्रिस्तान से बाहर ले जा रही थी। आखिरी बार पीछे मुड़कर देखना। मैं खून के पोखर में पड़ा था। हिल नहीं रहा था, बिना किसी आवाज के खामोश था। उस पल उसे विचार आया था कि वापस जाकर मुझे ले चले, लेकिन अंततः वह नहीं मुड़ी। तो यह अलगाव, यह एक नजर आखिरी बन गई। पुलिस द्वारा अपनी पूरी ताकत से तलाश करने के बावजूद उन्हें शरीर के केवल 67% ऊ तक टिश्यू ही मिले। रिपोर्ट को देखते हुए जिसमें लिखा था, बुरी तरह घसीटा और कुचला गया, चेहरे की पहचान करने में असमर्थ, एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन का खून जम जाता है। वे कल्पना नहीं कर सकती कि मौत से पहले मैंने कितना दर्द सहा होगा। हड्डियां एक एक करके टूट गईं, मांस छिल गया और लुगदी बन गया। पूरे शरीर पर त्वचा का एक भी साबुत टुकड़ा नहीं था। हड्डियों तक को चीरने वाला दर्द दिल से बाहर की ओर फैलता है, जिससे वे इस पीड़ा के साथ जीवित नहीं रहना चाहती। इन पिछले दिनों में वे इतना रोई हैं कि अब आंसू नहीं बचे। अब और नहीं रो सकती, केवल अपने खून से सने हाथों को कसकर पकड़ सकती हैं, दर्द से दर्द को ठीक करने की कल्पना करते हुए। उनकी हालत देखकर कोरोनर, शव परीक्षक आह भरता है और उन्हें एक दस्तावेज सौंपता है। शव बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। मेरा सुझाव है कि जल्द ही अंतिम संस्कार, क्रीमेशन कर दें। मृतक को शांति से आराम करने दें। एम्मा मॉर्गन के हाथ कांपते हैं। वह परिवार वाले हिस्से में अपना नाम लिखती है। आखिरी अक्षर लिखने के बाद उसे महसूस होता है कि वह सांस जिसने उसे आज तक थामे रखा था पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसके बगल में सोफी लेन सफेद कपड़े को टकटकी लगाकर देख रही है। आंखें बिना किसी चमक के धुंधली हैं। कमरा मौत की तरह खामोश है। एक अज्ञात समय के बाद सचिव चुपचाप प्रवेश करता है और रिपोर्ट देता है। मिस लेन, मिस मॉर्गन, आपने जो जांच करने के लिए कहा था वह स्पष्ट है। हमने मिस्टर नैश और मिस्टर मॉर्गन की तस्वीरें लेकर भूकंप बचाव संगठन से पूछा। उन्होंने कहा कि उस साल लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले मिस्टर मॉर्गन ही थे। उस समय संगठन के लोगों को लगा था कि उस क्षेत्र में कोई जीवित नहीं बचा है, लेकिन उन्होंने मलबे को खोदने पर जोर दिया। आपको बचाने से पहले उन्होंने अकेले उस क्षेत्र में 2 दिनों तक खुदाई की थी। अंततः वे थकान के कारण गिर गए और लंबे समय तक स्वस्थ होने में लगे रहे। यह खबर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के दिलों में खंजर की तरह चुभती है। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। चेहरे बिना किसी रंग के मुरझा गए। पता चला कि उनका जीवन रक्षक कभी टाइलर नैश था ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति था जिसे उन्होंने बार बार गलत समझा और चोट पहुंचाई, रयान मॉर्गन। पल भर में उनके दिल आग में जलने लगे। वे अत्यंत प्रताड़ित महसूस कर रही थीं। चौंकाने वाली खबरें यहीं नहीं रुकीं। हमने उन बदमाशों की भी जांच की जिन्होंने पेंट फेंका था। उन्होंने कबूल किया कि सब कुछ टाइलर नैश द्वारा निर्देशित था, यहां तक कि पिछली लूटपाट, बार में छेड़छाड़, ये सब खुद के निर्देशित नाटक थे। पहले से ही तय हो चुकी दुखद वास्तविकता में ये देर से आई सच्चाइयां इतनी बेतुकी और हास्यास्पद हैं। उनका खुद का एहसान और आभार वास्तव में उपकार का बदला बुराई से चुकाना था।
सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद बहन और प्रेमिका द्वारा बार बार चोट पहुंचाई जा रही थी। रयान मॉर्गन कितना निराश और दुखी रहा होगा। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन आगे सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अपराध बोध और पछतावा उनके ऊपर लहरों की तरह छा जाता है। मेरी लाश के सामने उन्हें पूरी तरह से डुबो देता है। दोनों पहली बार माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दो रयान, तुम वही हो जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा। मैं तुम पर उन चीजों का शक कैसे कर सकती थी? तुम मुझसे सच में नफरत करते होगे, है ना? मुझे तुम्हें कब्रिस्तान में नहीं छोड़ना चाहिए था, जिससे उस सुनसान जगह पर तुम्हारी इतनी दुखद मौत हुई। स्वर्ग में मां और पिताजी का दिल उस दिन टूट गया होगा। उस दिन मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए था। तुम्हें ही सबसे ज्यादा चोट पहुंच रही थी। मैं क्यों चली गई? मैंने कहा था कि मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी, फिर भी मैंने ही तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया। मुझे माफ कर दो। बार बार हताश कर देने वाला रोना कमरे में गूंजता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मेरी कब्र साउथ माउंटेन कब्रिस्तान में चुनी गई है। यह जगह शहीद कब्रिस्तान मार्टर्स सेमिटेरी के पास है। वातावरण शांत है, यहां से बहुत कम लोग गुजरते हैं। दफन वाले दिन एम्मा मॉर्गन कलश युआन थामे हुए है। सोफी लेन चित्र लेकर हल्की बारिश में पहाड़ चढ़ रही है। अंतिम संस्कार में शामिल मॉर्गन परिवार के कुछ सदस्यों के अलावा बाकी मेरे पुराने सहपाठी हैं। उस तस्वीर को अब ब्लैक एंड व्हाइट में देखकर किसी को यकीन नहीं होता, इतना अच्छा व्यक्ति अचानक कैसे चला गया? क्योंकि मौत की खबर इतनी अचानक आई थी। हर किसी का मन भारी है। वे खुद को पूछने से नहीं रोक पाते कि असल में क्या हुआ था। मैंने रेयान को बस 1 महीने पहले देखा था। मैंने उसे 2 महीने बाद अपनी शादी में आमंत्रित किया था। वह आने के लिए सहमत हो गया था। मुझे क्यों सुनाई दे रहा है कि यह कार एक्सीडेंट था? एम्मा, वास्तव में क्या हुआ था? हमने रेयान को बड़े होते देखा है। अंकल ईमानदारी से पूछेंगे। वह आपका सगा भाई था जो इतनी कम उम्र में मर गया। एक बहन के रूप में आपने विदाई की तैयारी क्यों नहीं की? सबके सवालों और आरोपों का सामना करते हुए एम्मा मॉर्गन जमीन पर घुटने टेक देती है। बुजुर्गों के सामने जोर जोर से सिर पटकती है। उसकी आवाज दुख से भरी है। यह मैं हूं जिसने एक बहन के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैंने ही रेयान को मारा है। अगर मैं उससे बिना वजह नाराज ना होती तो उसे कुछ नहीं होता। वह सड़क पर बेहोश नहीं होता और उसका कार एक्सीडेंट नहीं होता। सोफी लेन अपने दिल में अपराध बोध महसूस करते हुए दबाव सहन नहीं कर पाती। कब्र के पत्थर के सामने घुटने टेकते हुए, मेरी भी गलती है, मैंने रेयान को निराश किया। मुझे टाइलर नैश की एक तरफा कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। जब वह सबसे ज्यादा पीड़ित था, सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा था, तब भी मैं किनारे खड़ी रही। मैं उसकी प्रेमिका बनने के लायक नहीं हूं। दोनों का पीड़ादायक पछतावा सुनकर हर कोई खामोश हो जाता है। मॉर्गन परिवार के बुजुर्ग आह भरते हैं और उन्हें केवल अंतहीन निराशा से देखते हैं। एम्मा, तुम्हारे माता पिता जल्दी मर गए थे। रयाना का पालन पोषण अकेले तुम्हारे द्वारा किया गया था। वह बचपन से ही समझदार और आज्ञाकारी रहा है। सब कुछ अपने अंदर रखता था, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के डर से। मुझे लगा था कि उसकी बहन होने के नाते तुम अपने भाई को समझोगी, लेकिन तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? रेयान कितना दयालु बच्चा था। एक बाहरी व्यक्ति के लिए तुमने उसे इस तरह चोट पहुंचाई। सोफी, तुम ऐसी कैसे हो गई? सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन का रंग धीरे धीरे उतर जाता है। रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। शोक मनाने वाले आ रहे हैं और जा रहे हैं। आसमान धीरे धीरे काला हो रहा है। दोनों अभी भी जाने से इनकार कर रही हैं। कब्र के पत्थर पर लगे उस चेहरे को देखते हुए दोनों अचानक घबरा जाती हैं। यह फोटो अभी भी तब की है जब मैं 18 साल का था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरी वयस्कता, कमिंग ऑफ एज की फोटो ली थी। उस समय एम्मा मॉर्गन का करियर फल फूल रहा था। युवा जोड़े की भावनाएं जुनून से भरी थीं। तीनों एक नए विला में चले गए, खुशियों की उम्मीद कर रहे थे जो पहुंच के भीतर थीं। उन्होंने सोचा था कि सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, भविष्य आसान होगा। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही सालों में सब कुछ पानी में छांद और आईने में फूल जैसा हो गया। वह अपराधी जिसने सारी सुंदरता को नष्ट कर दिया, वे खुद थे। अगर वे दृढ़ता से मेरे साथ खड़े रहते, अगर वे सच खोजने में अधिक धैर्य रखते, अगर उन्होंने मेरी अधिक परवाह की होती, तो सब कुछ अलग होता। लेकिन इस दुनिया में अगर के लिए कोई जगह नहीं है। पछतावे की कोई दवा भी नहीं है। अंतहीन माफी और असीमित अपराध बोध उनके दिलों में जमा हो गया। एक ऐसा दर्द बन गया जिसे वे कभी दूर नहीं कर पाएंगे। 7वें दिन मनोरोग अस्पताल, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में बंद टाइलर नैश लगभग पागल होने की कगार पर है।
वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया है। हर बार जब वह जागता है तो उसे पूरे कमरे के टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। मनोरोग के मरीज उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूंसते हैं, जानबूझकर उसका सिर दीवारों से मारते हैं, उसके हाथों को काटने के लिए छोटे पत्थरों का उपयोग करते हैं। घाव छोटे और बड़े, नए और पुराने एक दूसरे के ऊपर हैं, यहां तक कि उसका चेहरा जलने के फफोलों से ढका हुआ है। आईने में उस अमानवीय चेहरे को देखते हुए टाइलर नैश टूटने की कगार पर है। वह सबके सोने का फायदा उठाता है, दरवाजे तक चुपके से जाकर मदद के लिए खटखटाता है। लेकिन चाहे नर्सें हों या कर्मचारी, सब ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे उसे देख ही नहीं रहे, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यहां किसी पागल के मदद के लिए रोने पर कोई ध्यान नहीं देता, विशेष रूप से एक ऐसा पागल जिसे ऊपर से विशेष देखभाल प्राप्त करने का आदेश दिया गया हो। इसलिए भले ही टाइलर नैश चिल्लाते चिल्लाते अपना गला सुखा ले, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अंततः वह भी निराश हो जाता है, जमीन पर गिर पड़ता है। आंखें जो कभी चमकती थीं अब खून जैसी लाल हैं, थकान और हताशा से ढकी हुई हैं। मौसम जमा देने वाला ठंडा है, शरीर के खुले अंग ठंड से जल्दी नीले पड़ रहे हैं। घाव जो अभी तक भरे नहीं हैं, उनसे मवाद पियो से रिस रहा है। उसे ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। बुझा हुआ डर फिर से जाग उठता है। जाग गए, वे सब जाग गए। दुःस्वप्न फिर से उतरने वाला है। टाइलर नैश कोने में दुबक जाता है, पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। ठीक तभी जब वह सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, दो साए उस पर मंडराते हैं। वह दो जाने पहचाने चेहरों की ओर ऊपर देखता है, तुरंत उनके पैरों को पकड़कर रोने लगता है। मुझे पता है मैं गलत था, दीदी मॉर्गन, दीदी सोफी, मुझे रयान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, चूंकि मैंने एक बार आपको बचाया था। कृपया मुझे माफ कर दें, कल मैं शहर छोड़ दूंगा। मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, मैं कसम खाता हूं। टाइलर नैश को देखकर दोनों को केवल घृणा महसूस होती है। एम्मा मॉर्गन उसे जोर से लात मारती है, बिना किसी दया के। सोफी लेन की नजर उस पर दिसंबर के कोहरे से भी ज्यादा ठंडी है। वह अपने हाथ में चाबियां झुलाती है, आवाज अत्यंत ठंडी। जाना चाहते हो? ठीक है, कुछ सवालों के जवाब दो। जब तक तुम सच बताओगे हम तुम्हें चाबियां देंगे। अगर एक भी झूठ बोला तो तुम यहीं संन्यास लोगे, रिटायरमेंट के लिए रहोगे। यह सुनकर टाइलर नैश के दिल में फिर से उम्मीद जागती है। जल्दी से अपना रवैया बदलते हुए, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, बस कृपया मुझे माफ कर दें। हमने तुम्हारे साथ पूरे दिल से व्यवहार किया, तुमने हमारे और रेयान के बीच फूट क्यों डाली? टाइलर नैश स्वाभाविक रूप से कांपता है, झूठ बोलना चाहता है, लेकिन दो ऐसी निगाहें देखता है जो उसे जिंदा निगल जाना चाहती हैं। वह अब मनगढ़ंत बातें करने की हिम्मत नहीं करता और अपना दिल खोल देता है। मैं बस ईर्ष्या करता था कि उसके पास ऐसे लोग थे जो उसे प्यार करते थे। मैं भी उसी की तरह बनना चाहता था, एक सफल अमीर युवा मालिक जो आराम से रहता हो। बस यही बात थी। सिर्फ इस स्वार्थ के लिए रयान की इतनी दुखद मौत हुई। सोफी लेन अपनी मुट्ठियां भींच लेती है, नाक में चुभन महसूस हो रही है, आंखें बंद हो जाती हैं। तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया, तो फिर बार बार उसे फंसाते क्यों रहे? मुझ में बस सुरक्षा की कमी थी। मैं साबित करना चाहता था कि मैं आपके दिलों में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। हर बार जब आपको चुनना होता था, आपको मेरी रक्षा करते हुए देखकर वे मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण होते थे। मुझे अंततः पता चला कि मैं भी प्यार के योग्य हूं। हर शब्द एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के दिलों में ठंडे तीरों की तरह चुभ रहा है। वह असहनीय अतीत एक ऐसी खाई बन गया है जिसे वे कभी पार नहीं कर सकती। उनके दिलों में भावनाओं का ज्वार उमड़ता है, जिससे वे शांत नहीं रह पाती। परीक्षा से पहले वे आखिरी सवाल पूछती हैं, इस पूरे समय में क्या तुम्हें अपने की पर पछतावा है? पछतावा? यह शब्द सुनकर टाइलर नैश की आंखों में तुरंत उलझन की झलक दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि जब वे सच जानती हैं तो यह निरर्थक सवाल क्यों पूछ रही हैं? पछतावे का क्या फायदा? टाइलर नैश को ऐसा नहीं लगता, लेकिन जीवित रहने की प्रवृत्ति के कारण वह फिर भी दो आंसू निकालता है। बेशक मुझे वास्तव में पछतावा है। मुझे मिस्टर मॉर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। हालांकि वे मेरे साथ उतने अच्छे नहीं थे जितने आप थे। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। इस बार एम्मा मॉर्गन आखिरकार टाइलर नैश के बेशर्म झूठ को देख लेती है। वह अपना हाथ उठाने से खुद को रोक नहीं पाती। अपने दिल का सारा गुस्सा और दर्द उस पर निकाल देती है। मुक्के पर मुक्का,
लंबी अंधेरी गलियारे में दर्द भरी चीखें गूंजती रहती हैं। सोफी लेन बेरुखी से देखती है, एक शब्द भी नहीं कहती। जब एम्मा मॉर्गन निर्णायक रूप से रुकती है, वह उस पीटे हुए न पहचाने जाने वाले व्यक्ति को देखती है और ईमानदारी न दिखाने के लिए अपने हाथ की चाबियां बाहर नाली में फेंक देती है। तुम यहीं रह सकते हो और मरने का इंतजार कर सकते हो। अपनी इकलौती जीवन रेखा को बंद होते देखकर टाइलर नैश चक्कर आने के बावजूद नाटक करना बंद कर देता है। वह रेंग कर ऊपर उठने की कोशिश करता है। चेहरा खून से लथपथ है, अभिव्यक्ति नफरत से भरी है। क्यों? मुझे यहां टॉर्चर क्यों सहना चाहिए जबकि आप लोग हाई क्लास जीवन जीते हैं? मुझे पछतावा क्यों होना चाहिए? जाहिर है आप बहुत मूर्ख हैं। इतना आसान खेल मैंने इसे इतनी बार खेला और आपको कभी एहसास नहीं हुआ। हा, अगर आपने मुझे बढ़ावा न दिया होता तो मैं उसे इतनी आजादी से कैसे फंसा पाता? उसने जो भी दुख झेला उसके अपराधी आप और मैं दोनों हैं। खूनी सच सामने आ गया। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों स्तब्ध रह गईं। कोशिश करने के बावजूद सांस नहीं ले पा रही थीं। वे उसे टकटकी लगाकर देखती हैं। आंखें आग उगलना चाहती हैं, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं। तुमने हमारे पछतावे और आभार का फायदा उठाया, जानबूझकर फूट डाली। अगर तुम नहीं होते तो हम रयान को गलत कैसे समझते? मुख्य अपराधी तुम हो। तुम पागल आदमी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने जहरीले सांप हो तो मैं उस समय तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करती। चूंकि तुम्हें कोई पछतावा नहीं है तो फिर अपने कर्मों के फल का इंतजार करो। इस मोड़ पर टाइलर नैश जानता है कि सब कुछ सुधार से परे है। उसके दिल में अब कोई डर नहीं है। पागलों की तरह हंसते हुए, कर्मों का फल? मैंने कभी कर्मों के फल पर विश्वास नहीं किया। अगर कर्मों का फल होता भी है, एम्मा मॉर्गन, सोफी लेन, तो आपको क्या लगता है कि आप बच जाएंगी? मैं बिल्कुल अकेला हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा। आपका क्या? मैं आपको श्राप देता हूं कि आप अपने प्रियजनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दें। अगले जन्म में भी कभी शांति न मिले। ये पागलपन भरे शब्द एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के कानों पर अब आग में तेल डालने जैसा काम कर रहे हैं। जख्मों पर नमक छिड़कना। वे अपने दुख और गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाती। कर्मचारियों को बुलाकर कहते हैं कि टाइलर को वह सारा दर्द चखाओ जो रयान ने सहा है। उस आदमी की चीखें हवा में गूंजती हैं, लेकिन उन दोनों का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं होता। वे किसी और से बेहतर समझती हैं। चाहे वे कितना भी पछतावा करें, चाहे वे कितना भी बदला लें, रयान मॉर्गन कभी वापस नहीं आएगा। उन्हें सुधार करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। रात पूरी तरह से उन दो मुरझाए हुए अकेले सायों को निगल जाती है। शांत कार में केवल तेज सांसों की आवाज रह जाती है। हालांकि वे मनोरोग अस्पताल छोड़ चुकी हैं, अपने प्रियजनों को हमेशा हमेशा के लिए खो देना का श्राप अभी भी उनके कानों में गूंज रहा है। एम्मा मॉर्गन अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आस्तीन में हाथ लगातार कांप रहे हैं। सोफी लेन अपना चेहरा ढंक लेती है। आंसू उसकी उंगलियों से फिसल रहे हैं। हड्डियों को चीरने वाला दर्द एक उग्र तूफान की तरह उन पर छा जाता है। लोग कहते हैं कि समय दर्द को कम कर देता है, लेकिन सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन पर इस कहावत का कोई असर नहीं होता। दिन ब दिन मेरी सारी यादें और साफ होती जाती हैं। समय के कष्टकारी प्रवाह में जला हुआ विला फिर से बनाया गया है। दोनों वापस आ गई हैं। कमरे का सामान सब वैसा ही है। गुलाब का बगीचा फिर से लगाया गया है। जिस बिल्ली को दूर भेज दिया गया था उसे भी वापस ले आया गया है। सब कुछ अपरिवर्तित लगता है, लेकिन हर कोई जानता है कि सब कुछ बदल गया है। वह लड़का जो बालकनी पर बैठकर चाय बनाता था, किताबें पढ़ता था, वह लड़का जिसे आंधी या बिजली आड़ में 5 किमी दौड़ने से नहीं रोक सकती थी, वह जो अपनी बहन और प्रेमिका के लिए प्यार से नाश्ता बनाता था, वह कभी वापस नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने के बाद वह विला जो कभी हंसी से भरा रहता था, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सोफी लेन खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। महीनों तक बाहर नहीं निकलती। एम्मा मॉर्गन रोज शराब पीती है, कभी होश में नहीं रहती। दोनों कभी कभी मेरी कब्र पर मिलती हैं, हमेशा बिना शब्दों के खामोश रहती हैं। सर्दियां बीतती हैं और बसंत आता है। कब्र पर छोटे गुलदाउदी के फूल सूखते हैं और फिर खिलते हैं। मेरे 25वें जन्मदिन पर दोनों पूरे दिन साउथ माउंटेन पर बैठती हैं और फिर नीचे उतरती हैं। वापस जाते समय एम्मा मॉर्गन धीमी आवाज में पूछती है, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूं, क्या तुम चलोगी? सोफी लेन का गला थोड़ा हिलता है। आंखों में जटिल भावनाओं की चमक है। पहले जब मॉर्गन भाई बहन हर साल कब्रों की देखभाल के लिए शहीद कब्रिस्तान जाते थे तो वह हमेशा साथ जाती थी, लेकिन जब से मेरा निधन हुआ, बस
उस कब्रिस्तान के बारे में सोचने मात्र से उसे ऐसा लगता है मानो वह किसी बुरे सपने में फंसी हो। निकलना मुश्किल है। वह फटा हुआ काला कोट और सफेद कपड़ा, नीचे का खूनी क्षत विक्षत मांस ऐसी छाया बन गया है जिसे वह हटा नहीं सकती। इसलिए वह एक बार भी वहां नहीं गई है। लेकिन आज किसी तरह वह अचानक वाकई देखने जाना चाहती है, इसलिए वह धीरे से सिर हिलाती है। आवाज बहुत धीमी है। आज रयान का जन्मदिन है। अंकल और आंटी भी केक चाहते होंगे, है ना? उस केक को देखकर जिसमें से एक टुकड़ा गायब है, एम्मा मॉर्गन का दिल दुखता है। वह उस दर्द को निगल जाती है जिसे कोई नहीं जानता। शहीद कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हुए शाम 4:30 बजे पहुंचते हैं। कर्मचारी काम से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अधीरता के साथ बड़बड़ाते हुए। इतनी देर से कब्रों की देखभाल करने क्यों आते हैं इतने सारे अजीब लोग, एक के बाद एक? सोफी लेन अपनी आंखें नीची कर लेती है, आवाज दुख भरी। अभी साउथ माउंटेन से आए हैं, हम जल्दी नीचे चले जाएंगे। आपको कष्ट देने के लिए क्षमा करें। साउथ माउंटेन सुनकर मैनेजर के चेहरे पर समझदारी के भाव आते हैं। आगे कुछ नहीं कहता। दोनों एक के बाद एक कब्रिस्तान की गहराई में प्रवेश करती हैं। सर्दी जमा देने वाली है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। दूर से देखने पर दृश्यता कुछ धुंधली है। दोनों कब्र के सामने किसी को देखते हैं, जमीन पर घुटने टेके हुए। हालांकि चेहरा साफ नहीं दिख रहा। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन। दोनों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उन दोनों को महसूस होता है कि यह व्यक्ति रयान मॉर्गन जैसा लग रहा है। वह व्यक्ति जिसकी वे दिन रात लालसा करती थीं, अचानक सामने आ गया, चाहे वास्तविकता हो या भ्रम। इसने दोनों को गहराई से झकझोर दिया। वे अपनी उमड़ती भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती। दोनों अपनी गति तेज करते हुए पीछे भागती हैं। लेकिन कब्रिस्तान के ऊंचे पेड़ दृश्य को रोक देते हैं। वे दोनों चलने के बजाय दौड़ने लगती हैं। जब वे हांफते हुए कब्र के सामने पहुंचते हैं तो वह व्यक्ति गायब हो चुका होता है। केवल कब्र के पत्थर के सामने रखा गुलदाउदी का गुलदस्ता ही साबित करता है कि उन्होंने अभी जो देखा वह भ्रम नहीं था। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन एक दूसरे की ओर देखती हैं। दोनों की आंखों में निश्चितता है। वे एक साथ दूसरे रास्ते का पीछा करती हैं। पीछा करते हुए पार्किंग तक पहुंचती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। प्रवेश द्वार पर केवल एक अकेली कार खड़ी है। दोनों में से कोई हार नहीं मानना चाहती। दोनों कार की खिड़की खटखटाने के लिए दौड़ते हैं। कुछ सेकंड बाद खिड़की नीचे होती है, जिससे एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है। अभी जन्मा भ्रम फिर से बुझ जाता है। एम्मा मॉर्गन जबरदस्ती मुस्कुराती है। गला रूंध गया। कैप्टन टेलर, आप यहां क्या कर रहे हैं? कुछ संक्षिप्त वाक्यों के बाद उन्हें विदा करते हुए कैप्टन टेलर पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर देखते हैं और आह भरते हैं। ऑपरेशन खत्म हो गया है। हालांकि आपकी पहचान अभी भी गुप्त रखने की जरूरत है। एम्मा आखिरकार आपकी सगी बहन है। क्या आप वाकई उससे एक बार भी नहीं मिलेंगे? सब कुछ स्पष्ट नहीं करेंगे? मैं धीरे से अपना सिर हिलाता हूं, अपने सिर पर हुड टोपी खींचते हुए, आवाज बिना किसी भावना के। मैं पहले ही मर चुका हूं। जो जीवित है वह जेम्स चेन है। पुराने लोगों और मामलों को बीत जाने दें। यह सुनकर कैप्टन टेलर आखिरकार तह तक जाना चाहते हैं। तुम्हारे और एम्मा सोफी के बीच वास्तव में क्या हुआ था? नकली मौत और रिश्ते क्यों तोड़े? इन 2 सालों में तुम अंडरकवर रहे। वे वाकई सोचती थीं कि तुम मर चुके हो। अभी भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई हैं। मैं जानता हूं कि कैप्टन टेलर का मतलब अच्छा है। वे नहीं चाहते कि मैं काम के लिए परिवार खो दूं। लेकिन मेरे लिए 2 साल पहले जब मेरा अपहरण हुआ था, जब एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों ने टाइलर को बचाने का फैसला किया था, तब से मेरा कोई घर नहीं रहा। मेरी अपनी मौत मेरे लिए सपनों को सच करने का एक अवसर और अतीत से बचने, पुनर्जन्म लेने का एक रास्ता था। 2 साल तलवार की धार पर जीते हुए उस खतरनाक अंडरकवर जीवन ने मुझे पुराने मामलों की परवाह करने का समय नहीं दिया। अब उस काले दौर को याद करने पर केवल धुंधली यादें ही बचती हैं। लेकिन पछतावे को मिटाया जा सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पिछली गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। कैप्टन टेलर, मृत वापस जीवित नहीं हो सकते। मेरी पहचान पूरे ऑपरेशन की सुरक्षा से जुड़ी है। इसे आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता। बड़े हित के सामने मैं भावनाओं को हावी नहीं होने दे सकता। इसके अलावा अगर वे जान भी जाए कि मैं जिंदा हूं तो क्या होगा? हमारा काम निषिद्ध क्षेत्रों, फॉरबिडन जोन्स में बमों को निष्क्रिय करना है। अगर एक दिन मैं वाकई अपने माता पिता की तरह शहीद हो गया तो यह उनके लिए और भी दुख की बात होगी। इसे छिपाए रखना ही बेहतर है। इसमें बिना किसी नुकसान के लाभ है। कैप्टन टेलर मेरी बात किसी और से बेहतर समझते हैं। वे आगे नहीं समझाते,
घर और कार की चाबियां सौंपते हैं। ऑपरेशन सनशॉट सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। आपकी पहचान उजागर नहीं हुई। उच्चाधिकारियों का मानना है कि आपकी पहचान अभी भी मूल्यवान है। आपको टीम में वापस नहीं बुला रहे, बल्कि आपको छिपे रहने और अवसर की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है। ये आपको आवंटित घर और कार की चाबियां हैं। अभी के लिए वहीं रहें। मेरे साथ केवल एक लाइन का संपर्क बनाए रखें। मुझे फ्रंटलाइन अंडरकवर काम की आदत है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कैप्टन टेलर मुझे घर छोड़ते हैं, कुछ निर्देश देते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं चाबियां लेता हूं लेकिन घर नहीं जाता। सबसे पहले सुविधा स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर जाता हूं। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें खरीदता हूं। जब मैं बाहर आता हूं तो बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। मैं छाता इस्तेमाल नहीं करता। गली से होता हुआ अकेला वापस चलता हूं। पहुंचने पर गली का संकरा प्रवेश द्वार खाली था, लेकिन अब वहां 2 लोग खड़े हैं। जेम्स चेन ऊपर नहीं देखता। बिना एक नजर डाले उनके बीच से सीधा निकल जाता है। पास से गुजरने के समय सोफी लेन का चेहरा दुख से भर जाता है। वह मेरा कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाती। वह इतनी तनाव में है कि उसकी आवाज कांप रही है। रयान! मैं आखिरकार ऊपर देखता हूं। उसे एक नजर देखता हूं। चेहरा असंतोष और घृणा से भरा है। तुम कौन हो? छोड़ो, मेरा रास्ता मत रोको। अपरिचित लहजा, ठंडी निगाहें एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के दिलों को चाकू की तरह काट देती हैं। लेकिन वे आशा की किसी भी किरण को नहीं छोड़ेंगी। हठपूर्वक हाथ नहीं छोड़ती। मुझे पता है कि तुम ही हो। रयान, यह मैं हूं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं उनके उत्तेजित व्यवहार से घबरा जाता हूं। लापरवाही से अपनी चीजें नीचे फेंक देता हूं और हमला करने के लिए अपनी कोहनी उठाता हूं। इस बल से दोनों पीछे हट जाती हैं। मैं भाग निकलता हूं। दोनों इस स्थिति से दंग हैं। अनजाने में पीछा करते हुए, उस चेहरे को देखते हुए जो यादों से बिल्कुल अलग है। सोफी लेन के शब्द जो बाहर आने वाले थे उसके गले में ही अटक गए। उसके दिल में अभी जो उम्मीद जगी थी वह इस पल में फिर से पूरी तरह बुझ गई। आंखों में धुंध छा गई। एम्मा मॉर्गन भी अविश्वास से देखती है। अचेतन अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि कब्रिस्तान में जो व्यक्ति था वह मैं ही था। उसने बिल्कुल गलती नहीं की थी। पीछा करने के बाद मिला व्यक्ति समान कद काठी के अलावा, चाहे रूप हो या व्यक्तित्व, सब उसके भाई से बहुत अलग था। जब वे दोनों स्तब्ध हैं, बॉस ने पुलिस को बुला लिया है। 10 मिनट बाद पुलिस आती है और पुलिस की मौजूदगी में चारों को स्टेशन ले जाती है। मैं भी नहीं डरता। पूरी तरह से क्रोधित होकर आज रात की घटनाओं का सजीव वर्णन करता हूं। आज मैं सुविधा स्टोर से निकला ही था। इन 2 ठगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। वे बार बार कह रहे थे कि मैं उनका भाई हूं। मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। मुझे उछलते और चिल्लाते हुए देखकर एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन की निगाहें धीरे धीरे डार्क, भारी हो जाती हैं। वे स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें स्वीकार करना होगा कि जेम्स चेन नाम का यह व्यक्ति रयान मॉर्गन नहीं है। पहले, चाहे टाइलर नैश ने मुझे कितना भी फंसाया हो, चाहे मैं कितना भी गलत समझा गया और गुस्से में रहा हूं, मैं कभी इतना असभ्य और अपमानजनक नहीं था। बिना शिष्टाचार या शिक्षा के चिल्लाना। किसी व्यक्ति का रूप बदल सकता है, आवाज बदली जा सकती है। केवल व्यक्तित्व और स्वभाव में बिल्कुल भी इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता। मुझे उनके वर्तमान विचारों का पता नहीं है। संतोषजनक ढंग से मेज ठोकने के बाद यही हुआ था। ऑफिसर, गवाह और सबूत सब यहां हैं। निश्चित रूप से निगरानी, कैमरे, सर्वेलेंस कैमरास भी होंगे। आपको मुझे न्याय दिलाना ही होगा। पुलिस एक एक शब्द रिकॉर्ड करती है। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन की ओर मुड़ती है। आपकी क्या स्थिति है? हम कब्रों पर गए थे। उन्हें सम्मान अर्पित करते देखा। लगा कि कोई परिचित है, इसलिए पूछने के लिए पीछा किया। बस एक गलतफहमी है। यह सुनकर मैं और भी क्रोधित हो जाता हूं। तीखी निगाहों से देखते हुए, इतनी देर तक मेरा पीछा किया, निश्चित रूप से किसी गलत इरादे से। इन दोनों के इरादे निश्चित रूप से खराब हैं। इन्हें हिरासत में लें। इन्हें हिरासत में लेना ही होगा। पुलिस भी मेरे शोर से परेशान हो रही है। मुझे शांत करने के लिए खामोश रहने का इशारा करती है और पूछना जारी रखती है। तो दोनों पक्ष कब्रिस्तान में मिले। आप किस कब्रिस्तान में गए थे? क्या वह एक ही व्यक्ति था? एम्मा मॉर्गन की आंखें चमकती हैं। आवाज काफी धीमी हो जाती है। हम अपने माता पिता के पास शहीद कब्रिस्तान गए थे। मैं अभी भी अभद्र दिखता हूं। मीठी आवाज, शहीद कब्रिस्तान? हम? मेरे बूढ़े ने मरने से पहले मुझसे कब्र की देखभाल करने के लिए कहा था। मुझे आखिरकार एक बार जाने का समय मिला और इनके द्वारा परेशान किया गया। मेरे अपमानजनक लहजे ने एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के गुस्से को भड़का दिया।
दोनों डार्क चेहरों के साथ इधर देखती हैं। मैं फिर से कह रही हूं, उत्पीड़न, हैरासमेंट नहीं। बस पहचान में गलती हुई। सोफी लेन की बात सुनकर मैं कई बार फुफकारता हूं। चेहरा तिरस्कार से भरा है। गलती? मजाक कर रही हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तुम मुझे भाई भाई कह रही हो। अपने सगे भाई को भी नहीं पहचान सकती? अंधी हो। जो भी तुम्हारा भाई होगा उसकी 8 जन्मों की किस्मत खराब होगी। इन अत्यंत अपमानजनक शब्दों ने उन दोनों को और क्रोधित कर दिया। दोनों खड़ी हो जाती हैं, मुट्ठियां भींच लेती हैं। जुबान संभाल कर बात करो। रयान तुम्हारे जैसा कोई मामूली इंसान नहीं है जिससे तुलना की जा सके। जब दोनों पक्ष बहस करने वाले होते हैं तभी कैप्टन टेलर आखिरकार पहुंचते हैं और स्पष्ट करते हैं कि सब कुछ केवल एक गलतफहमी है। उनके सम्मान के कारण पुलिस भी मामले को आगे नहीं बढ़ाती, हमें विदा कर देती है। वे हम तीनों को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाते हैं। मैं बड़बड़ाता रहता हूं, क्यों बड़ी बात को छोटा और छोटी बात को राई का पहाड़ बना दिया? कुछ नहीं, वे स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कि वह वास्तव में कहां जाना चाहती है? बस सहज रूप से यादों से भरी इस जेल से बचना चाहती है। पता नहीं, कुछ हवा खा रही हूं। इसके साथ सोफी लेन कार चलाकर बाहर निकलती है। लक्ष्यहीन होकर भटकती है। सड़क पर उसका दिमाग अस्त व्यस्त है। नहीं जानती कि वह क्या सोच रही है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को कल वाली गली में वापस पाती है। यह एक पुराना आवासीय क्षेत्र है। आसपास कई छोटी दुकानें। नाश्ते की दुकान जल्दी खुलती है। स्टीमर से भाप भाप के माध्यम से ऊपर उठ रही है। सोफी लेन मुझे देखती है। मैं इत्मीनान से टोपी पहने नीचे आता हूं। लापरवाही से कचरे के डिब्बे में कचरा फेंकता हूं। बंस की एक टोकरी खरीदता हूं। फिर वापस लौटता हूं। पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। सोफी लेन फिर से दंग रह जाती है। उस व्यक्ति के जाने के बाद वह जैसे किसी के वश में होकर कार से बाहर निकलती है और पीछे पीछे आती है। कचरे के डिब्बे के पास से गुजरते हुए वह एक नजर डालती है। आगे बढ़ने का इरादा रखती है। 5 कदम चलने के बाद आराम की कमी से सुस्त पड़ा उसका दिमाग अचानक सक्रिय हो जाता है। वह वापस मुड़ती है और देखती है कि कचरे के बैग का मुंह खुला हुआ है जिससे मोमबत्तियां दिख रही हैं। उसकी नजर तुरंत जम जाती है। कल पुलिस स्टेशन में पहचान सत्यापित करते हुए उसने जेम्स चेन की आईडी देखी जिसमें उम्र 23 साल दिखाई गई थी। घर का पता एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव। जन्मदिन 19 जून। कैप्टन टेलर ने कहा कि वह अब अनाथ है, तो जन्मदिन का केक क्यों खरीदें? एक पल में सोफी लेन को लगता है कि उसने एक सुराग पकड़ लिया है। वह तेज कदमों से ऊपर दौड़ती है। मैं 4थी मंजिल पर हूं। अपना दरवाजा खोलने के लिए मुड़ रहा हूं। जब पड़ोसी इत्तेफाक से बाहर आता है तो छोटी लड़की खुशी खुशी मेरा स्वागत करती है। मैं मुस्कान वापस करता हूं। लिली, कल मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा जन्मदिन का केक स्वादिष्ट था। एक वाक्य सोफी लेन के बेतहाशा अनुमान को चकनाचूर कर देता है। वह कड़वी मुस्कान दिखाती है। उदास होकर नीचे मुड़ती है। छोटी लड़की का मीठा जवाब नहीं सुनती। तुम्हारा केक भी अच्छा था। हमारा जन्मदिन एक ही है। क्या इत्तेफाक है। चलो फिर से एक साथ मनाते हैं। लड़की का सिर थपथपाने के लिए झुकना, कुछ बातें करना, फिर वापस अंदर जाना। दरवाजा बंद होते ही मैं सारा दिखावा छोड़ देता हूं। राहत की सांस ले रहा हूं। सुगंधित बंस मेरे भूखे पेट को भर देते हैं। मैं सोफे पर लेट जाता हूं। लिली के प्यारे हाव भाव को याद करते हुए, बंस का परिचय देते हुए अनजाने में मुस्कान दिखाता हूं। कल पुलिस स्टेशन से लौटते समय मैं एक बेकरी के पास से गुजरा और लापरवाही से एक खरीद लिया। दरवाजे पर लिली से मिला। वह भी अपना जन्मदिन मना रही थी। इस मिलनसार छोटी लड़की ने तुरंत मुझे खींच लिया और पूछा कि क्या आज मेरा जन्मदिन है। सकारात्मक जवाब मिलने पर उसने एक साथ मनाने पर जोर दिया। मैं पड़ोसियों के बार बार उत्साहपूर्ण निमंत्रणों का विरोध नहीं कर सका, इसलिए मैं सहमत हो गया। बस एक रात में लड़की मुझसे जुड़ गई। यह जानकर कि मैं अभी अभी आया हूं, यहां तक कि आसपास के कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का परिचय भी दिया। आपराधिक राक्षसों से बहुत लंबे समय तक निपटने के बाद बस सामान्य जीवन में लौटकर ऐसे अच्छे पड़ोसियों से मिलने में सक्षम होने पर मैं दिल के अंत से खुश हूं। भविष्य की परवाह किए बिना, कम से कम अभी मेरे पास वह शांतिपूर्ण जीवन है जिसका मैंने सपना देखा था। मेरे लिए यह काफी है। मैं घर का बहुत सारा सामान खरीदता हूं। घर की पूरी सफाई कर रहा हूं। अपनी विशेष पहचान के कारण मैं शायद ही कभी बाहर जाता हूं। बाहर जाने पर भी मैं अपना रूप छिपाता हूं। इतनी सावधानी के बावजूद
मुझे अभी भी पता चलता है कि मेरा पीछा किया जा रहा है। मेरे पीछे आने वाले लोग इत्तेफाक से परिचित हैं, कोई और नहीं बल्कि सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन। उस दिन कब्रिस्तान में मिल रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मुझे ढूंढ लेंगी। उनके संदेह को रोकने के लिए मैंने पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। बाद में कैप्टन टेलर ने भी मुझसे संपर्क किया, कहा कि उन्हें संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन इन पिछले कुछ दिनों से मैं खिड़की में उस लग्जरी स्पोर्ट्स कार से झांकते हुए दो सिर देख रहा हूं जो इस पुराने जिले में फिट नहीं बैठती। कभी कभी जब मैं पानी खरीदने बाहर जाता हूं तो मुझे अस्पष्ट पीछा करने वाली नजरें भी महसूस होती हैं। अपनी पहचान पूरी तरह छिपाने के लिए 2 साल तक अंडरकवर रहते हुए मैं एक गुंडे की तरह अभिनय करना सीखता हूं। मेरा मानना है कि सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन मुझे नहीं पहचानती। इस स्थिति को देखते हुए दोनों ने जरूर कुछ पता लगाया होगा। यही वजह है कि वे अक्सर मेरे पास दिखाई देती हैं। सुरक्षा के लिए ध्यान से विचार करने के बाद मैं अभी भी कैप्टन टेलर को फोन करता हूं। प्रतिवादों पर चर्चा करने के बाद मुझे राहत महसूस होती है। अगले कुछ दिनों तक मैं घर पर रहता हूं। 18 जनवरी मेरे नाम मात्र के पिता जेम्स सीनियर की बरसी है। मैं मछली पकड़ने वाले गांव में उनकी कब्र पर जाने के लिए जल्दी उठता हूं। अभी अभी सम्मान देकर निपटा ही था कि गुंडों ने रास्ता रोक लिया। धिक्कार है, पिछली बार तुमने मुझसे 3000 ठग लिए थे। फिर अगले ही दिन भाग गए। सोचा था कि तुम वापस आने की हिम्मत नहीं करोगे। जेम्स चैन, तुम में हिम्मत है। कई लोग गाली दे रहे हैं और मुझे घेर रहे हैं। मैं लापरवाही से उन पर नजर डालता हूं और जमीन से लकड़ी की एक छड़ी उठाता हूं। अभी भी मुस्कुरा रहा हूं। क्या ठगी? क्या तुम मुझसे नहीं हारे? बस 30 राउंड। भाई जाओ। तुम इतने लोगों का समर्थन करते हो, यह पैसा हारने की बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अपने भाइयों के सामने शर्मिंदा होने पर जियाओ बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। वह मुझसे बकवास करने के लिए बहुत आलसी है। मुझे सबक सिखाने के लिए अपना हाथ उठा रहा है। लोहे की छड़ अभी उठाई ही गई थी कि एक आवाज ने रोक दिया। सब मुड़कर देखते हैं, 2 सुंदर महिलाओं को ठंडी नजरों से देखते हुए। कई बड़े आदमी एक व्यक्ति को धमका रहे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जियाओ उन्हें चुनौती भरी नजरों से थूकते हुए देखता है। तुम कौन हो? जल्दी दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। उसके आदेश पर गुंडे और 2 निहत्थे महिलाएं एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अपने सामने मेलो हाथापाई को देखते हुए मैं हुन लुआन अराजकता का फायदा उठाकर सीधे भाग जाता हूं। 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाता। भयंकर लड़ाई। केवल 5 मिनट बाद ही दोनों पक्षों को इसका पता चलता है। एक चापलूस आसपास देखते हुए अपनी जांघ थपथपाता है, चिल्लाता है, धिक्कार है। भाई जियो। बच्चा भाग गया। गिरोह के पास उनके साथ हिसाब चुकता करने का समय नहीं है। गांव के प्रवेश द्वार की ओर आक्रामक रूप से पीछा करते हुए दोनों आखिरकार शांत होती हैं। एक दूसरे के चेहरे के घावों को देखती हैं। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों जम जाती हैं। केवल एक पल बाद होश में आती हैं, यह महसूस करते हुए कि मैंने चुपचाप खिसकने के लिए उनकी लड़ाई का फायदा उठाया। इन पिछले कुछ दिनों से उनके दोनों चेहरे काले पड़ जाते हैं। दोनों कब्रिस्तान की घटना को नहीं भूली हैं। वहां क्या हुआ? कारण कहता है कि जेम्स चेन रयान मॉर्गन नहीं है, लेकिन अवचेतन आवेग से प्रेरित है। वे अनजाने में पीछे आती हैं। मैं शायद ही कभी बाहर जाता हूं, लेकिन बस हमेशा खींचे हुए पर्दों वाले कमरे को देखकर 2 साल तक प्रताड़ित उनके दिल पल भर के लिए शांति पा सकते हैं। वे सबूत नहीं ढूंढ रही हैं कि जेम्स चेन रयान है, लेकिन मानसिक शांति के लिए इस पुराने आवासीय क्षेत्र में कार्य चलाकर आ रही हैं। कमरे में लाइटें देखकर दोनों राहत की सांस लेती हैं। एम्मा मॉर्गन खिड़की खोलती है, सिगरेट जलाती है। सोफी लेन एक घिसी पिटी फाइल पकड़े हुए है, ध्यान से इसका अध्ययन कर रही है। यह सचिव द्वारा एकत्र की गई जेम्स चेन के बारे में सामग्री है। साफ तौर पर एक अजनबी की जीवनी। फिर भी उसने इसे अनगिनत बार पढ़ा है, याद कर लिया है। वह खुद नहीं जानती कि वह इस नीच व्यक्ति की परवाह क्यों करती है। उस पर उसे रयान मॉर्गन जैसा कुछ नहीं मिलता। बस इन शब्दों को देखते हुए वह अपने दिमाग में जो कल्पना करती है वह यह है कि मैं एक बच्चे के रूप में कैसा दिखता था। यह अजीब स्थिति उसे कई बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उसे मानसिक समस्या है। लेकिन एम्मा मॉर्गन को यह कहते हुए सुनकर कि वह भी कभी कभी इस स्थिति में प्रवेश करती है, सोफी जानती है कि यह भ्रम नहीं है। दोनों विशेष रूप से एक मनोचिकित्सक से परामर्श करती हैं। डॉक्टर दोनों में गंभीर अवसाद का निदान करता है और उपचार के तरीके सुझाता है। आप दोनों श्री मॉर्गन की मृत्यु की खबर से मानसिक रूप से परेशान होंगे। फिर कोई मनोवैज्ञानिक चिकित्सा नहीं कराई, इसीलिए स्थिति लंबी और खराब हो गई।
स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बिंदु पर जिस स्थान पर श्री मॉर्गन का एक्सीडेंट हुआ था, आप समान कदकाठी वाले किसी व्यक्ति से मिलती हैं। अत्यधिक लालसा में आप अनजाने में इस श्री चेन को श्री मॉर्गन की छाया के रूप में देखेंगी। इस प्रकार निर्भरता विकसित होगी। हालांकि मरे हुए वापस नहीं आ सकते। आपके स्वास्थ्य के लिए मेरा सुझाव है कि आप इस श्री चेन के साथ ज्यादा संपर्क रखें। उनका अस्तित्व आपके उपचार में फायदेमंद है। आपको दुर्घटना के अंधेरे से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। सामान्य जीवन खोलते हुए डॉक्टर की सलाह और आज की घटनाओं को याद करते हुए सोफी लेन का दिल दहल जाता है। एम्मा मॉर्गन की ओर देखती है। एम्मा, चूंकि जेम्स चेन हमारी रिकवरी में मदद करता है, क्यों ना हम उसे अपने पास ले आएं? शायद भाग्य के अपने इरादे हैं, हमें उससे मिलाने दे रहे हैं। हालांकि वह रेयान नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि भी दुखद है। इसे रेयान के लिए पुण्य जमा करना समझो। एम्मा मॉर्गन का इत्तेफाक से यही विचार है। धीरे से सिर हिलाते हुए, यह व्यक्ति हालांकि समस्याग्रस्त है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। चूंकि मेरे माता पिता ने उसके पिता को बचाया था, मैं भी उसे सहारा दूंगी। उसे बाद में गुमराह होने से रोकूंगी। मेरे माता पिता की अपेक्षाओं को निराश कर रहा हूं। दोनों थोड़ी देर और चर्चा करती हैं, फिर एक साथ ऊपर जाती हैं। कमरे का दरवाजा खटखटाती है। आधे घंटे तक खटखटाती रहती हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं। आखिरकार पड़ोसी बर्दाश्त नहीं कर पाता और गाली देता है। मैं आखिरकार एक छोटी सी दरार खोलता हूं, अपनी आंखें बाहर निकालता हूं, चेहरा थकावट से भरा हुआ। तुम मुझे और किस बारे में परेशान करना चाहती हो? दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। बस मुझे बोलते हुए सुनकर। एम्मा मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है। सोफी लेन उसे जल्दी से पीछे खींचती है और आज के बारे में धैर्यपूर्वक जवाब देती है। चलो बात करते हैं। मैं उन पर नजर डालता हूं। लहजा बेहद खराब। किस बारे में बात करनी है? तुम्हारे मेरा पीछा करने के बारे में? तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। देखो क्या तुम इस बार बच सकती हो। इसके साथ मैं दरवाजा बंद करने ही वाला हूं। सोफी लेन तेज नजरों और तेज हाथों वाली दरवाजे की दरार को रोकने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल करती है। जेम्स चेन कोई दया नहीं दिखाता, जबरदस्ती दरवाजा बंद कर देता है। उसकी पूरी हथेली तुरंत नीली पड़ जाती है, नीली काली पड़ जाती है। एम्मा मॉर्गन गुस्से में उसे चोटिल होते हुए देखती है। चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाती। जेम्स चेन, हमने तुम्हें बचाया। एहसान फरामोश मत बनो। तुम्हें बचाने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हें दखल देना पसंद नहीं है? अभी भी इसका इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। दोनों को फिर से बहस करते हुए देखकर सोफी लेन दर्द बर्दाश्त करते हुए बीच में रोकती है। हम यहां बहस करने नहीं आए हैं, बस तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करना चाहती हूं। अगर तुम हमें मौका नहीं दोगे तो कल दोपहर तुम्हारा पीछा करने वाले वे गुंडे तुम्हारा दरवाजा ढूंढ सकते हैं। इस वाक्य पर मेरे हाव भाव धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाते हैं। मैं उन्हें गुस्से से घूरता हूं, लगभग दांत पीसते हुए। जल्दी कहो। दोनों जानते हैं कि इसका मतलब समझौता है। सोफी लेंग अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछती है, धीरे से अपना हाथ छोड़ती है। आवाज कुछ हद तक कमजोर। यहां उपयुक्त नहीं है। चलो एक चाय घर चलते हैं। निजी कमरा बहुत शांत है। दोनों का अनुरोध सुनकर मैं अविश्वास का भाव दिखाता हूं। बीमारी का इलाज करने में मदद करने के लिए मुझे काम पर रख रही हो। मैंने मिडिल स्कूल भी पूरा नहीं किया है। तुम चाहती हो कि मैं बीमारी का इलाज करूं? क्या तुम बहुत पागल हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस विला में आ जाओ और हमारे साथ रहो। एम्मा मॉर्गन ये कहती है। मेरे चेहरे पर संदेह और गहरा हो जाता है। तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का हूं? तुम्हारे ठग जैसे रूप के साथ तुम एक विला का खर्च उठा सकती हो? आसमान से गिरता हुआ पाई। पागल। सोफी लेन गहरी सांस लेती है। एक बिजनेस कार्ड सौंपती है। अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करती है। मैं देखता भी नहीं, उसे कचरे में फेंक देता हूं। मैं ये 2 बना सकता हूं। एम्मा मॉर्गन सीधे एक बैंक कार्ड सौंपती है, संक्षेप में कहते हुए कि इसमें 8 मिलियन है। मैं इसे कई बार तोलता हूं। लापरवाही से इसे टुकड़ों में तोड़ देता हूं। चेहरा मजाक से भरा हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? मैं इसमें नहीं फंसूंगा। इसके बाद दोनों अनगिनत शर्तें रखती हैं। मैं उन सबको खारिज कर देता हूं। एम्मा मॉर्गन का धैर्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चेहरा काला पड़ रहा है। वास्तव में तुम्हें किस बात पर विश्वास होगा? मैं अपनी चाय की चुस्की लेता हूं, अपने पैर फैलाता हूं, लापरवाही से खिड़की से शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत की ओर इशारा करता हूं। वह इमारत खरीदो। पहले अपनी ताकत दिखाओ। कुछ दिनों बाद जब वे खरीद प्रमाण पत्र के साथ मेरे दरवाजे पर आती हैं,
तो मुझे अभी भी परवाह नहीं होती। नहीं मांगे करना। मैंने सुना है कि क्लाउड टेम्पल बहुत प्रभावी है। मुझे हाल ही में अच्छी नींद नहीं आ रही है। तुम दोनों जाकर मेरे लिए शांति मंत्र की प्रार्थना करो। याद रखना, ईमानदार होना। उस दोपहर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन का पहाड़ पर चढ़ते हुए शांति मंत्र की प्रार्थना करते हुए माथा टेकने का वीडियो इंटरनेट पर फैल जाता है। वीडियो में दोनों के सिर पर खून देखकर मेरी नजर थोड़ी हिलती है। वे सीलबंद यादें सब गहराई से बाहर निकल आती हैं। बिना किसी कारण के झूठा आरोप और आलोचना की जा रही है। हताशा में बार बार छोड़ दिया जा रहा है। आंसू और खून अंतहीन बह रहे हैं। याद में विशद रूप से अंकित है। मैं अपना हाथ अपने सीने पर रखता हूं। अपने कुछ हद तक सुन्न दिल को महसूस कर रहा हूं। अपने शरीर की बेचैनी को कम करने के लिए तेजी से सांस ले रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता, मैंने ऐसी अनुचित कठोर मांगें की हैं। वे हार क्यों नहीं मानेंगी? बस इसलिए क्योंकि मुझ पर तुम्हारे भाई की छाया है। यह रहस्यमय कारण। अगर तुम्हें इतनी परवाह है तो जब वह व्यक्ति जिंदा था तब तुमने उसे संजोकर क्यों नहीं रखा? वह व्यक्ति जो बहुत पहले मर चुका है अभी भी एक असंबंधित व्यक्ति पर सांत्वना ढूंढना चाहता है। कितना हास्यास्पद। इसलिए जब वे कड़ी मेहनत वाला एक टुकड़ा आकर्षण लाती हैं तो मैं अविचलित रहता हूं। चीजें खराब नहीं हैं, लेकिन खून से सनी हुई हैं। क्या यह खूनी आपदा नहीं लाएगा? भूल जाओ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। इसे वापस दे रहा हूं। मैं चीजें उन पर वापस फेंक देता हूं। ऊपर जा रहा हूं। एम्मा मॉर्गन गुस्से में मेरा हाथ पकड़ लेती है। तुम बार बार हमारी ईमानदारी को क्यों रौंदती रहती हो? वास्तव में तुम किस बात से असंतुष्ट हो? मैं उसे सिर से पैर तक परखने के लिए मुड़ता हूं। मैं तुमसे भी असंतुष्ट हूं। क्या तुम देख नहीं सकती? बहुत कम लोग मुझे पहली नजर में इस तरह नफरत करने पर मजबूर करते हैं। ये शब्द साफ तौर पर जेम्स चेन के मुंह से निकलते हैं, लेकिन किसी तरह सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों को लगता है कि सामने खड़ा व्यक्ति रयान है। तुरंत अपराध बोध और दर्द की भावनाएं उनके दिलों में फिर से कुंद चाकुओं की तरह मांस काटते हुए उभर आती हैं और उन्हें प्रताड़ित करती हैं। दोनों के चेहरे बेहद पीले पड़ जाते हैं। हाथ शक्तिहीन होकर गिर जाते हैं। मैं उनसे बिल्कुल नहीं निपटना चाहता। घर जाने के लिए मुड़ता हूं। घना अंधेरा पूरी दुनिया को एक अंतहीन खाई की तरह ढक लेता है। वे अनजाने में अंधेरे में गिर जाती हैं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि ऐसे अपमानजनक शब्द कहने के बाद दो गौरवान्वित महिलाएं मुझे अब परेशान करने नहीं आएंगी, लेकिन चीजें मेरी उम्मीदों से ज्यादा हो गईं। पहले मैं केवल हर 2 दिन में उनकी परछाई देखता था। अब दोनों सीधे खाली घर के पास अंदर आ रही हैं। मुझे सचमुच नहीं पता कि दोनों क्या सोच रही हैं, लेकिन मैं इस पागल व्यवहार के कारण समझौता नहीं करूंगा। हालांकि ओन ऑपरेशन सनशॉट सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। यह गोली शांत हो गई है, लेकिन शांत सतह के नीचे अंतर्धाराएं हैं। शायद अगले महीने, शायद कल, शायद अगले सेकंड यह अंडरकवर जेम्स चेन संगठन द्वारा फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा। मैं किसी भी समय युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हूं। इसलिए लोगों के सामने मैं अभी भी गंदी जबान वाले गुंडे का रोल करता हूं। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन का सामना करते हुए आवारागर्दी कर रहा हूं। मैं ठंडा रवैया बनाए रखता हूं। मैं चाहे कितना भी मजाक उड़ाऊं, दोनों फिर भी हार नहीं मानेंगी। लगातार सद्भावना दिखा रही हैं। मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करता हूं जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। जो उपहार वे भेजती हैं, मैं उन्हें या तो फेंक देता हूं या दूसरों को दे देता हूं। वे कहती हैं कि वे मुझे काम ढूंढ देंगी। मैं टीम से कहता हूं कि मुझे काम नहीं करना है। वे मुझे तनाव कम करने के लिए यात्रा पर आमंत्रित करती हैं। मैं अपना दरवाजा बंद कर लेता हूं। जवाब देने के लिए बहुत आलसी। समय दिन ब दिन बीतता जाता है। मुझे धीरे धीरे वर्तमान जीवन की आदत हो जाती है। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन में बदलावों पर भी ध्यान दे रहा हूं। दोनों को अस्वीकृति की भावना की लत लग गई लगती है। वे जितना असफल होती हैं उतनी ही बहादुर बनती जाती हैं। जिस तरह से वे मेरी ओर देखती हैं वह तेजी से गलत होता जा रहा है। कभी कभी मैं अनजाने में उन्हें सुनता भी हूं। मुझे गलत नाम से बुलाओ, रयान। मैंने इतने लंबे समय से किसी को मुझे उस नाम से बुलाते नहीं सुना है। मैं भी 1 सेकंड के लिए दंग रह जाता हूं, फिर जल्दी से सामान्य हो जाता हूं। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद मैं शायद ही कभी मुड़कर सक्रिय रूप से एम्मा मॉर्गन से कहता हूं, जिसने गलत नाम से बुलाया था, मैं कोई रयान नहीं हूं। अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ। मेरे यहां पागल मत बनो। इसके साथ मैं दरवाजा बंद करके चला जाता हूं, बहुत ज्यादा भावना के साथ। मुड़ते हुए जो हार मैं अपने कॉलर में छिपाता हूं वह बाहर झूल जाता है। लॉकेट को देखकर एम्मा मॉर्गन के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं।
अगर वह गलत नहीं है तो लॉकेट का पैटर्न और जो घड़ी मां मॉर्गन ने छोड़ी थी जिसे मैं संजोकर रखता था, बिल्कुल एक जैसे हैं। दुर्घटना के बाद एम्मा मॉर्गन ने पूरे हाईवे और घर में हर बोधगम्य जगह की तलाशी ली, लेकिन यह घड़ी नहीं मिली। जेम्स चेन के पास एक ही शैली क्यों है? तुरंत वह भ्रम जिसे उसने अनगिनत बार नकारा है। जेम्स चेन रयान मॉर्गन है, उसके दिमाग में फिर से प्रकट होता है। इस बार अंतर्ज्ञान पहले की किसी भी समय की तुलना में मजबूत है। वह साफ सबूत चाहती हुई नीचे की ओर बढ़ती है। लेकिन रात बहुत काली है। एम्मा मॉर्गन मेरी आकृति नहीं ढूंढ पाती। उसे उलझन में छोड़ देती है। अत्यधिक उत्तेजना निराशा को दबा देती है। वह अपनी मुट्ठियां भींचती है। चौथी मंजिल पर लौटती है। सोफी लेन को यह खुशखबरी बताने की तैयारी करती है। मेरी पीठ को गायब होते देखकर मैं भीड़ भाड़ वाले देर रात के ढाबे से खड़ा हो जाता हूं। सड़क के दरवाजे के पास खड़ी कार में बैठकर बंद कर रहा हूं। मैं कैप्टन टेलर को हाल की स्थितियों की रिपोर्ट करता हूं। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन पर जोर देते हुए पहले से ही संदेह हो सकता है। सुनने के बाद कैप्टन टेलर सिर हिलाते हैं, गहरी नजर गंभीर। मैं समझता हूं, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा मूड आखिरकार शांत हो जाता है। आज रात का ऑपरेशन शुरू होता है। मुझे वर्गीकृत फाइल सौंपते हुए कैप्टन टेलर धीमे स्वर में बोलते हैं, ऑपरेशन एक्सीलेंस आज रात 10 बजे आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा। तुम्हारी पहचान अभी भी गुंडा जेम्स चेन ही है। कोड नेम बदलकर विंटर शैडो हो गया है। अगले दिन सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन गलियारे में शोर से जाग जाती हैं। होश में आते ही दोनों सोफे से कूद पड़ती हैं। बिना जूतों के दरवाजे की ओर दौड़ती हैं। बस दरवाजा खोलते हुए लोगों को अगले दरवाजे से सामान हटाते हुए देखती हैं। दोनों दंग रह जाती हैं। उन्हें रोकने के लिए जल्दबाजी करती है। जेम्स चेन कहां है? वह यहां नहीं है। तुम उसका सामान क्यों हटा रहे हो? मकान मालिक उन पर नजर डालता है, अपनी आंखें घुमाता है। उसने कुल 2 महीने के लिए ही किराए पर लिया था। अब वह चला गया है। बेशक मुझे नए किराएदारों के लिए सफाई करने की जरूरत है। यह खबर दोनों के लिए बिजली गिरने जैसी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बस एक रात में जेम्स चेन उनकी नाक के नीचे से गायब हो गया। उस अटकल के कारण दोनों पूरी रात उत्तेजित रहीं, इस परिणाम को स्वीकार करने में बिल्कुल असमर्थ। मेरे ठिकाने की हर जगह तलाशी ली, लेकिन चाहे मकान मालिक हो या पड़ोसी, कोई कुछ नहीं जानता। शहर के प्रवेश और निकास रिकॉर्ड में जेम्स चेन नाम का कोई नहीं है। वह समुद्र में गिरने वाली पानी की बूंद जैसा है। बिना किसी निशान के गायब हो जाना, सच्चाई से एक कदम। एकमात्र व्यक्ति जिसने उन्हें उम्मीद दी थी फिर से गायब हो जाता है। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के लिए यह परिणाम एक भारी झटका है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है। दोनों उसी स्थिति में लौट आती हैं जब मैं अभी अभी मरा था, मुरझाई हुई और ढह गई, टूटी हुई उम्मीद के दर्द में मौत जैसी उदास। वे केवल लगातार इस बात पर जोर देने पर निर्भर रह सकती हैं कि जेम्स चेन मैं हूं। वह बस नहीं चाहता कि वे पता लगाएं, इसलिए वह मुश्किल से समझदारी बनाए रखने के लिए चला गया। यह मनोवैज्ञानिक समर्थन भी समय बीतने के साथ धीरे धीरे कमजोर और शक्तिहीन हो जाता है। दोनों लगभग शहर को उल्टा पुल्टा कर देती हैं, फिर भी जेम्स चेन का ठिकाना नहीं ढूंढ पाती। वे खुद को उस छोटे से घर में बंद कर सकती हैं जिसे उन्होंने खरीदा है। मेरी वापसी का हताश होकर इंतजार कर रही हूं। दिन ब दिन लिविंग रूम धीरे धीरे शराब की बोतलों और सिगरेट के टुकड़ों से भर जाता है। नशे में धुत होकर खाली कमरे को देखने के लिए जाग रही हूं। सोफी लेन का सिर हथौड़ों की तरह हथौड़े मार रहा है। मेज पर रखी शराब खत्म हो गई। उसे असहनीय प्यास लगी है। नल चालू करने के लिए बाथरूम जा रही हूं। कोने में एक बाल अचानक उसका ध्यान खींचता है। उसे उठाती है, युगों तक जांच करती है। उसका अस्त व्यस्त दिमाग अचानक साफ हो जाता है। वह एम्मा मॉर्गन को नशे की नींद से जगाती है। दोनों सीधे जेनेटिक्स के लिए अस्पताल दौड़ती हैं। एड्रेनालाइन उत्तेजना के तहत आधे दिन का इंतजार हर मिनट। एम्मा मॉर्गन उस व्यक्ति से भी संपर्क करती है जो जेम्स चेन के ठिकाने को जान सकता है। वह कहां है? कैप्टन टेलर काम के बाद संदेश प्राप्त करते हैं और अस्पताल आते हैं। परीक्षण के परिणाम अभी अभी बाहर आ रहे हैं। बिना किसी खून के रिश्ते की पुष्टि करते हुए मुहर लगी। इन शब्दों को तुरंत देखते हुए आखिरी धागा एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन में भी टूट जाता है। लाल आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे हैं। दोनों पागलों की तरह इस कागज को फाड़ देती हैं। कागज के टुकड़ों को बर्फ की तरह उड़ते हुए देखते हुए कैप्टन टेलर की झुकी हुई आंखों में दया झलकती है। जिस रात मैं गया था
उन्होंने किसी से कमरे की पूरी सफाई करवाई थी। यह बाल मैंने जानबूझकर छोड़ा था ताकि उनके दिलों में आखिरी संदेह भी खत्म हो जाए। हालांकि यह परिणाम उनके लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन ऑपरेशन सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए सभी बलिदान सार्थक हैं। इस विश्वास के तहत दुखद भावनाएं तुरंत गायब हो जाती हैं। वह जल्दी से फिर से तर्क संगत ठंड बन जाते हैं। आपराधिक पुलिस कैप्टन उनके पास आकर सच्चाई दोहरा रहे हैं। एम्मा, सोफी, रयान 2 साल पहले मर गया। अपनी भावनाओं को भ्रामक अटकलों पर मत रखो। तुम्हें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यह स्थिर, शक्तिशाली आवाज एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन पर कोई सांत्वना देने वाला प्रभाव नहीं डालती है। दोनों किसी और से बेहतर समझती हैं। वे कभी बाहर नहीं निकल सकती। उनकी दुनिया अंधेरे से ढकी हुई है, कभी सुबह का इंतजार नहीं कर रही है, और चांद बहुत पहले गिर चुका है। अंत।